ओके, गुड मॉर्निंग। होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड और आशा करता हूँ कि आप तोड़ करेंगे मालिक। तो भारत माता की जय। बेसिकली दिस अगेन विथ रिस्पेक्ट टू योर बैच स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, योर पेपर 6B actually, which is playing a role of 50 marks. Technically, before starting this particular batch, एक जो स्टार्टिंग पॉइंट है, एक बेसिक डिस्क्रिप्शन, ओके, जिसके बारे में समझ लेते हैं, थोड़े से गाइडलाइंस समझ लेते हैं बैच को लॉजिकली रखने के लिए. एंड व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर 50 मार्क्स बैच, द थिंग्स वुड बी हैविंग सम डिफरेंट एलिमेंट. क्या क्या डिफरेंट एलिमेंट है और कैसे कैसे है उसके ऊपर चर्चा करेंगे. बट बिफोर गोइंग ऑन दैट, सबसे पहले एक स्ट्रक्चर वाइज क्लोज कर देते हैं. ओके, बेसिक चीज़ें. First of all, okay, this batch is applicable. Okay, this batch is applicable for which point? Acha, before that, batch name is exam oriented. Okay, the platinum batch. अब ये नाम वगैरह तो डेफिनेटली रखना पड़ता है. ओके, आज के डेट का एनवायरमेंटल इफेक्ट्स है. ओके, तो बैच का नाम है एग्जाम ओरिएंटेड प्लैटिनम बैच. प्लैटिनम बैच मतलब प्लैटिनम चीज़ें आपको मिल जाएगी मालिक. Tod Malik. Basically, this batch is applicable for total 3 examinations, which can be starting from May 25, September 25, and Jan 26. Till this 3 examination, there will be no change in syllabus. That for sure. Okay, so ये तीनों examination में syllabus में changes नहीं होंगे. खाली आपको RTP, MTPs वगैरह जो नए आएंगे, उसके वैसे भी videos YouTube पे आ जाते हैं, तो वो आप देख सकते हैं मालिक. तो first of all, the batch applicability is this one. द सेकेंड, बैच का कवरेज और बैच का स्कोप. तो बैच का स्कोप इज बेसिकली फर्स्ट पॉइंट, विल इट कवर 100% सिलेबस? आंसर इज यस. ये पहला पॉइंट है, 100% सिलेबस कवर करेगा. ये कहीं पर भी कोई चीज़ का कंटेंट छोड़ेगा नहीं. ओके, तो बैच में 100% कवरेज आपको मिलने वाला है, 100% सिलेबस रहेगा. डू यू थिंक सर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी विल बी देयर? आंसर इज यस, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी विल बी देयर. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी विल बी देयर. क्वेश्चन बैंक कवरेज विल ऑल्सो बी देयर. क्वेश्चन बैंक कवरेज कैसे आपके पास इसके बारे में भी रहेगा. एंड वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट वेयर द थिंग्स हैव चेंज, विच आई ऑल्सो स्पोक ड्यूरिंग द ऑडिट लेक्चर. बेसिकली while writing the answer, you need to understand the integration of answers and questions. That is main element to be focused on. ये आप जब क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे तभी भी आपको मालूम पड़ जाएगा. ओके, हमें क्या करना जरूरी है. हमें आपके जो क्वेश्चन बैंक है, ओके, वो तो गो थ्रू करेंगे ही करेंगे, बट एट द सेम टाइम ओके, जो आपके आंसर्स है और क्वेश्चंस है, इनको इंटीग्रेट करना होगा. मैं क्लियरली सारी चीजें वापस समझा देता हूँ. एक बार जो ऑडिट भी देख चुका और जो एसएम देख रहा है, तो शायद उसके लिए थोड़ा सा पॉइंट रिपीटेटिव रहेगा, लेकिन ये पॉइंट बहुत जरूरी है. बिफोर May 24 एग्जामिनेशन या May 24 और September 24 एग्जामिनेशन, मैक्स टू मैक्स September 24 एग्जामिनेशन तक का पैटर्न वाज वेरी क्लियर कि आपने थियोरेटिकल कंटेंट पढ़ लिया. ओके, एग्जाम में गए, आंसर को वोमिट किया मतलब आपने एज इट इज लिख लिया. यू आर डन एंड डस्टेड. दिस वाज ए परसेप्शन, बिकॉज दिस वाज ए ट्रेडिशनल परसेप्शन. अगर मैं पिछले और ईयर्स की बात करूं, एक 10 साल 12 साल की बात करूं, अरे भाई साहब ऐसे ही पढ़ाया जाता था, ऐसे ही पढ़ा जाता था कि भाई एक मॉड्यूल में आंसर दिया हुआ है. ओके, यू जस्ट कंप्लीट इट, रीड इट, रिमेंबर इट, रटोफाई इट, एंड एग्जाम में जाके रिप्रोड्यूस करिए. बात खत्म. यू आर डन एंड डस्टेड विथ योर एग्जामिनेशन पॉइंट. But the pattern has been changed. और सर ये change in pattern I have already discussed on YouTube channel during a January examination also. जब जनवरी का मैंने रैपिड रिवीजन लिया था, रैपिड रिवीजन बेसिकली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाला बैच लिया था, उसमें भी मैंने ये समझाया था. ड्यूरिंग क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन भी मैंने समझाया था. ओके, और वहाँ से मेरे पैटर्न पे चेंजेस हुआ. सर कब मालूम पड़ा आपको ये पैटर्न चेंज हुआ? जब May 25 की नई मॉड्यूल आई, न्यू मॉड्यूल हैज बीन इंट्रोड्यूस. जब तक पुरानी मॉड्यूल थी, May 24 ऑनवर्ड्स के लिए जब न्यू मॉड्यूल बनाई गई थी, न्यू सिलेबस के लिए, वो पुरानी मॉड्यूल हो गई हमारे लिए. उस टाइम पे था, उसके अंदर जो क्वेश्चंस थे और उसके आंसर्स थे, इट वाज डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड एवरीथिंग वाज कट टू कट कॉपी पेस्ट. बट अगर मैं May 25 ऑनवर्ड्स की मॉड्यूल देखूं, द थिंग्स हैव ड्रामेटिकली चेंज. अगर आप कोई भी आंसर देखते हो, आपको मॉड्यूल में जो आंसर लिखा हुआ है एंड एग्जैक्टली क्वेश्चन बैंक के जो इसमें आंसर दिया हुआ है, ये दोनों में आंसर में डिफरेंस है. डिफरेंस है. इवन इफ यू स्टडी एवरीथिंग, इवन इफ यू रटोफाई, the answers are different, and this has been a troubling point where the things have changed. यानी इसका मतलब जैसे अपन ट्रेडिशनली पढ़ाई कर रहे थे, या जैसे मैं ट्रेडिशनली पढ़ा रहा था, या जिस परसेप्शन से बात कर रहा था, the things have changed. You will not be getting the marks because this is how suggested answers came into picture.
एंड दिस इज नॉट एप्लीकेबल ओनली फॉर सजेस्टेड आंसर, मॉड्यूल में तो दिया ही दिया है, सजेस्टेड आंसर में दिया है, एमटीपीज में है, आरटीपीज में है, इवन इन रिसेंट आरटीपी भी आप देखो, आपको आंसर आपको वही मिलेगा जो बुक का है, उसके हेड पॉइंट मिल जाएंगे, मसाला इज नॉट सिमिलर। और जब तक आप ये परसेप्शन से बाहर नहीं आओगे तब तक ओके इट विल बी ए चैलेंजिंग टास्क, एंड देयरफॉर ओके दिस वाज अ परसेप्शन, बिकॉज देखिए एसएम में वैसे चेंज क्या लाएंगे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में सिलेबस में कोई चेंजेस होने वाला है नहीं, कोई रैपिड नहीं मिलेगा। ओके देखिए ऑडिट हो, लॉ हो, चेंजेस होने की फ्रीक्वेंसी है, व्हाई, बिकॉज देयर इज एन अमेंडमेंट, लॉ आता है, अमेंड होता है, ओके कुछ पार्लियामेंट में कुछ चीजें आ गई, वो अमेंड हुई, आईसीए में कुछ चीजें आई, ओके वो अमेंड हो सकती है, लॉ में हुई तो ऑडिट में भी होने की संभावना है। बट एसएम में क्या ही अमेंड हो जाएगा, कुछ नया केस स्टडी आ गया तो नया इनोवेशन आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, बट एज सच अमेंडमेंट एज सच कॉन्सेप्ट नहीं होगा, बट हाउ टू प्रेजेंट द आंसर हैव बीन ड्रामेटिकली चेंज, और इस पे अगर आपने काम नहीं किया तो अल्टीमेटली दिक्कत आ जाएगी। अनडाउटफुली एसएम में अपने को सपोर्टिंग स्टैंडर्ड, सपोर्टिंग पेपर कौन सा है, एफएम, एफएम एसएम ये दोनों मिला के 100 मार्क्स है, तो कहीं ना कहीं माइंडसेट ऐसा है जिसका एफएम स्ट्रांग होगा वो बोल रहा होगा एसएम गया खड्डे में, गया तेल लेने, जाने दे जितना आ रहा है उतना देख लूंगा, एमसीक्यू है जय माता दी कर लेंगे, ओके हो जाएगा, एंड थोड़ा बहुत लिख लेंगे, कहीं ना कहीं 40 तो निकल ही जाएंगे। और जिसको एफएम में कॉन्फिडेंस नहीं है वो एसएम में मेहनत कर रहा है, पर मैं आपको बता रहा हूँ ये अप्रोच बहुत गलत है। जब आपके पेपर दोनों है, दोनों 50 मार्क्स का है, आपको मेहनत दोनों करनी है, दोनों के लिए एफर्ट्स करने चाहिए, एंड इट्स अ बिजार सिचुएशन, but this is a situation actually okay which student should not follow at all, where you are focusing only on one subject of one part, because if what if the paper has been dramatically changed or paper kuch ekdam blunder aa gaya, you may be very confident in strategic management but you are not writing the answer as such, okay so how need to be taken care, it will be a biggest problem for you। तो आपको ये समझना जरूरी है, और ये बैच से मेरा मेन एजेंडा यही है, मैं 20 लेक्चर्स में आपका एजेंडा यही करवाना चाहता हूँ, आपको ये समझना जरूरी है, कंसेप्ट पढ़े, कंसेप्ट अच्छे से आए, क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए ये भी अपन डिस्कस करें, बट एट द सेम टाइम व्हाइल राइटिंग द आंसर बिकम मोर प्रोएक्टिव, बिकम मोर, जैसे अपन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोलते हैं प्रोएक्टिव रहना चाहिए, बिकम मोर प्रोएक्टिव व्हाइल राइटिंग द आंसर, डोंट रटिफाई एंड रिप्रोड्यूस अनलेस अंटिल डायरेक्ट क्वेश्चन आस्क। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखना पड़ेगा, इसके ऊपर तो कोई सेकंड थॉट प्रोसेस नहीं है। अगर मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है एक्सप्लेन स्ट्रेटेजिक अलायंस और एडवांटेज बता दिए स्ट्रेटेजिक अलायंस के, अनडाउटफुली आप तो स्ट्रेटेजिक अलायंस का जैसा लिखा है और जो पॉलिटिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिकल वही आंसर लिखने वाले, उसमें कहां पर चेंज लाओगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन केस स्टडी बेस आ गया, यही क्वेश्चन केस स्टडी बेस आ गया और उसके अंदर पूछा गया कि भाई यार एक एक्स लिमिटेड है, वाई लिमिटेड के साथ, ओके एक्स के पास R&D बहुत बेहतर है, वाई के पास डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बेहतर है, तो X and Y for one product they are entering into an alliance, and ultimately okay X can take an advantage of this, Y can take an advantage of this, these are the scenarios why they are entering into alliance, explain what are the advantages of strategic alliance। अब आप पॉलिटिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिकल आप एज इट इज लिखोगे, ओके मैं आपको बता रहा हूँ 4 मार्क का क्वेश्चन होगा, 2 मार्क 1.5 मार्क मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। जबकि आप बोलोगे सर मैंने तो एज इट इज लिखा, मैंने जो आपने बताया था एग्जाम मॉड्यूल में दिया हुआ है मैंने वो दिया, अरे बट दैट इज व्हाट इंस्टीट्यूट इज क्लियरली इंडिकेटिंग फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक। एमटीबी, आरटीबी आप देखोगे तब आपको समझ में आ रहा है, क्लियर इंडिकेशन है, मुझे वो नहीं चाहिए जो लिखा हुआ है, वो समझने के लिए काम आएगा, आपको जो लिखना है द थिंग्स हैव चेंज्ड, और ये पैटर्न आप जितना जल्दी अच्छे से अडेप्ट करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप जब निकलोगे तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं अपन विल बी अलाइंड विद द जॉब्स ओनली यार बड़ी। तो आपको पहला आंसर ये समझना है कि वॉट एवर यू विल बी डूइंग इन नेक्स्ट 20 डेज, ओके 30 आवर्स, 35 ऑड आवर्स, आप जो भी करोगे आपको परसेप्शन क्लियर करना है, आपका माइंडसेट होना चाहिए, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है, कीवर्ड याद रखना है, और इसको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसके साथ इंटीग्रेट करना है, अनलेस अंटिल डायरेक्ट क्वेश्चन आए। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो डन। ओके सो सर डायरेक्ट क्वेश्चन जैन पेपर देख लो, जैन पेपर में से आपको क्वेश्चन इजी थे, रिलेटिवली इजी थे, क्वेश्चन नहीं थे ऐसा नहीं है, रिलेटिवली इजी थे, बट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे ना, डायरेक्ट क्वेश्चन तो 2 ही थे, परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाला डायरेक्ट क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे होंगे और क्या होंगे इसके ऊपर अपन तो क्वेश्चन बैंक जाने के बाद ही, गो थ्रू करने के बाद ही समझेगा, बट मैं आपको बता रहा हूं ओके मेक श्योर योर माइंडसेट इज वेरी क्लियर, परसेप्शन शुड बी वेरी क्लियर कि हम ऐसा ही करने वाले, ऐसा फ्लो में करने वाले हैं। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। ओके तो आपको ये समझिएगा बैच का स्कोप क्या है, मेनली मतलब मेरा बैच का एजेंडा क्लियर है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो दूंगा, क्वेश्चन बैंक भी रहेगा, इंटीग्रेशन ओके ये मेरा मेन एजेंडा है जहां पर मैं बहुत स्ट्राइव कर रहा हूं, इंक्लूडिंग आप ऑडिट भी देख लो या इसमें भी मेरा मेन एजेंडा इस पे ज्यादा रहेगा। ये नहीं है ऐसा है ही नहीं, ये तो ये फिक्स्ड है ना यार, अगर आपने कॉस्टिंग पढ़ा होगा फिक्स कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट,
हर बैच में ये तो रहना ही रहना है, ये तो रहना ही रहना है। ओके, ये मेन मार्जिनल मतलब मार्जिनल थिंग्स है विच वी आर फोकसिंग ऑन इम्प्रूवाइजिंग। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ी। ओके, एंड मेनली आप एजेंडा ध्यान रखना। तो सर सो फिर ये कवर करने के लिए हमें बुक्स कौन सी मिलेगी, बुक्स कौन सी मिलेगी? तो सर बुक्स आपके पास आएगी टोटल 3 बुक्स। ओके, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3 की सॉफ्ट कॉपी। वॉल्यूम 1 ओके इज बेसिकली ये थियरी बुक, ओके, जो कि आपके अप्रोक्सीमेटली कंटेंट वाइज पूरी डिफाइंड है। ओके, ये थियरी बुक है आपके लिए, वॉल्यूम 1 है। वॉल्यूम 2 क्वेश्चन बैंक है, जो मॉड्यूल के, और मॉड्यूल इज एक्चुअली ए कंपाइलर ऑफ एमटीपी एंड अदर थिंग्स। तो उसमें से जो जो अलग अलग क्वेश्चंस के पैटर्न निकाले हुए हैं वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। एंड वॉल्यूम 3 इज बेसिकली कंपाइलर। सर कंपाइलर किसका? एमटीपीज, आरटीपीज एंड क्वेश्चन बैंक, सबका कंपाइलर, सबका कंपाइलर। वॉल्यूम 3 आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगी बड़ी, ये सॉफ्ट कॉपी आएगी। सॉफ्ट कॉपी आपके ड्राइव में भी अपलोडेड रहेगी जहां पर लेक्चर अपलोडेड है, और टेलीग्राम चैनल पे भी ये सॉफ्ट कॉपी अपलोडेड है। ओके, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। तो 3 बुक है, इसमें से 2 हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगी। ओके, और तीसरी की सॉफ्ट कॉपी आपके हाथ में आएगी। ओके, तो पहला ये एजेंडा, और रिवाइज करने के लिए आपको एक चार्ट बुक मिलेगी। चार्ट बुक की आपको सॉफ्ट कॉपी क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी मिल जाएगी। चार्ट बुक की भी आपको हार्ड कॉपी आएगी बड़ी। ओके, तो आई होप अपने को बुक का कॉन्सेप्ट समझा। सर ये बुक कौन सी है? सर एग्जाम ओरिएंटेड बुक है क्या? आंसर इज नो। ये आपकी मेन बैच की बुक है, मेन बैच की बुक है, मेन कंटेंट है। कोई भी कंटेंट आपका मॉड्यूल का एज इट इज कंटेंट जो अपने लिए रिलेवेंट है वही रखा हुआ है, मतलब वही पॉइंट है। ओके, इसमें तो मेन बुक में जो थियरी बुक है इस कंप्लीट बुक एज सच। तो सर बैच कौन सा है, एग्जाम ओरिएंटेड है या मेन बैच है? एग्जाम ओरिएंटेड बैच है। ओके, और मेन बैच, दोनों में डिफरेंस क्या होगा? मेन बैच जो अभी करंटली 2 दिसंबर को चालू हुई थी, ओके, जो एंड हुई है 15 फरवरी को, 15 फेब को हुई है। अप्रोक्सीमेटली उसके अंदर 70 और आवर्स गए हुए, 80 घंटे अपने डाले, 60-70 घंटे, मतलब एक्चुअली कंटेंट वाइज देखा जाए तो 65-70 आवर्स के बीच में है। और उसके बाद 10 घंटे इज ओनली रिवीजन 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 रिवीजन। एक बेस्ट पार्ट बता सकता हूं, मतलब आपने शायद देखा हो यूट्यूब पे, 1 घंटे में पूरा एसएम रिवाइज है, मतलब पूरा सिलेबस स्टार्ट टू एंड। ओके, स्टार्ट टू एंड जो चार्ट आपको मिलेगी, चार्ट बुक, उसका रिवीजन 1 घंटे में पूरा हो चुका है, पूरा रिवीजन, स्टार्ट टू एंड रिवीजन डन इन 1 आवर। तो टेक्निकली चार्ट बुक रिवीजन अनदर थिंग्स है। तो मेन बैच, अगर ये कॉन्टेक्स्ट है, तो मेन बैच और इस बैच में डिफरेंस क्या है और कौन से स्टूडेंट ने क्या लेना चाहिए? मेन बैच इज बेस्ड ऑन नो नोटबुक कॉन्सेप्ट। सर नो नोटबुक कॉन्सेप्ट मतलब क्या? उसमें ऑल टुगेदर कंटेंट जो है, ओके, आपकी टेक्स्ट बुक जो है वही टेक्स्ट बुक है, लेकिन उसमें से कंटेंट मिस किए हुए हैं। मिस किए मतलब वो क्लास में डिस्कस करके अपन लिखते हैं थियोरेटिकल कंटेंट। रीजन सिंपल है, नो नोटबुक कॉन्सेप्ट लाने का कॉन्सेप्ट रीजन जो मैंने आपको बताया, दिस इज अवर एजेंडा, इंटीग्रेशन ऑफ आंसर एंड क्वेश्चंस। तो जब थियरी लिखते हैं तो थियरी लिखते वक्त मैं कीवर्ड बताता हूँ वगैरह वगैरह है। यहाँ पर आपको ये नो नोटबुक कॉन्सेप्ट की जगह एग्जाम ओरिएंटेड बैच में ये प्रिंटेड मिलेगी, यानी जो मैं लिखा था क्लास में वो ऑल टुगेदर प्रिंटेड है यहाँ पर। तो आपका ये पॉइंट है, तो यहाँ पर अपना ये टाइम बच जाता है जो लिखने वाला टाइम है। लिखने वाला टाइम अप्रोक्सीमेटली 10% to 15% ऑड रहता है, 15% ऑड रहता है मेन बैच में। ये बैच में 10-15% नहीं होगा, ये बैच में तो 25-30% हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन लिखते नहीं है। ओके, ये बैच में, एग्जाम ओरिएंटेड बैच में अपन लिखते नहीं है। ओके, लिखते नहीं है मतलब नो नोटबुक कॉन्सेप्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, तो अपन टाइम वहां पर बचाते हैं, पहली चीज। दूसरा, अपना टाइम बचने का कॉन्सेप्ट और एक रहेगा, यहाँ पर अपन थोड़ा स्पीड में रहेंगे। जब मैं बोल रहा हूँ स्पीड में रहेंगे, इसका मतलब रैपिड फायर स्पीड नहीं रहेगी। अभी 1 घंटे में अपन एसएम खत्म कर सकते हैं तो क्या ही बात है। तो रैपिड फायर नहीं रहेगी, स्पीड में रहेंगे, मतलब आप मेन बैच के कंपैरिजन में देखोगे तो यू विल फाइंड इट स्पीड। But okay, definitely when we are discussing about speed, will I cover 100% syllabus? 100% syllabus, यानी सिलेबस में से कुछ भी छूटेगा नहीं, ये गारंटी है। सिलेबस 100% कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। सिलेबस का तो आप चिंता ही मत करो, सिलेबस का तो 100% है। तो सिलेबस कॉम्प्रोमाइज नहीं है, सिलेबस कॉम्प्रोमाइज नहीं है। डिस्कशन इज दैट what exactly we are discussing here or how we will be discussing. The first point, conceptual clarity will be there, so I'm discussing with a concept. Okay, along with, okay, for everything I'll be discussing examples. मेन बैच में एक कॉन्सेप्ट के लिए मैं शायद 4-5 एग्जांपल यूज करूं, यहां पर अपन 1-2 एग्जांपल में उसको क्लोज करेंगे। परमिटेशन कॉम्बिनेशन, कीवर्ड्स हाईलाइट करना वगैरह हाईलाइट करना, जैसा मेन बैच में होता है वैसा का वैसा इस बैच में रहेगा, ये बैच में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ओके, आई होप ये पॉइंट क्लियर है। तो अल्टीमेटली ये बैच का स्कोप और अदर थिंग्स अपने को समझ में आ गया। सर अगर मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, ओके, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और मैंने कोई क्लास नहीं की है, ओके, पहला पॉइंट तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, तो जिसने क्लास कोई कर ली होगी या ऑलरेडी एग्जाम दिया होगा पढ़ के, ओके, तो वो तो बैच कर ही सकता है। लेकिन अगर पहली बार कर रहा है, तो पहली बार कर रहा है तो मैंने आपको स्केप्टिकल रहने बोला है। स्केप्टिकल रहने मतलब एक ही पॉइंट है, स्पीड रहेगी ज़्यादा, और कंटेंट में प्रैक्टिस थोड़ी सी आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। सर कौन सी प्रैक्टिस? लिखने वाली प्रैक्टिस।
जो पहली बार कर रहा है, जो रिपीट वाला पॉइंट है उसको लिखने का प्रैक्टिस का कोई इशू नहीं आएगा। रीजन सिंपल है, उसने ऑलरेडी एक एफर्ट्स कर लिया है, एक वर्जन 1 का एफर्ट हो चुका है, अपन वर्जन 2 पे बात कर रहे हैं। तो सर इसमें कुछ और गाइडलाइंस वगैरह ओके ड्यू कोर्स में मैं आपको बताते जाऊंगा गाइडलाइंस क्या रहेगी, कैसे रहेगा, कैसे वर्क रहेगा, बट दैट्स हाउ द स्कोप ऑफ बैच का वर्किंग कंडीशन मैंने आपको बता दिया। ओके बैच के लिए कहीं पर भी दिक्कत आई, बैच के रिलेटेड कुछ भी दिक्कत आई तो आप एक्सपर्ट एकेडमी ओके या वी स्मार्ट एकेडमी या एटी एकेडमी आप कहीं पर भी कॉल कर सकते हो, एटी अमिता एकेडमी कहीं पर भी कॉल कर सकते हो, कहीं से भी अपडेट ले सकते हो, और कोई नहीं कहीं पर भी नहीं मिल रहा तो डू लेट मी नो, मैं आपको कम्युनिकेट कर लूंगा, कोई इशू नहीं आएगा। बैच के रिलेटेड डिटेल्स एंड अदर थिंग्स विल बी असिस्टेड बाय देम। Now the question arise or the question comes with respect to your most important element is that sir ये बैच कितने दिन की है? तो बैच है अप्रोक्सीमेटली 20 डेज ऑड। बैच का टाइमिंग रहेगा 10 से लेकर 11:30 ओके 10 to 11:30, कभी 11:30 11:45 भी हो सकता है, पर 1.5 घंटे का बैच का अप्रोक्सीमेट रोज का टाइमिंग कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना होगा। 20 दिन की बैच है, 20 दिन में अपन ये पूरा सिलेबस कवर करेंगे, और एट द सेम टाइम व्हेन द बैच 20 दिन में है उसके साथ में आई वुड एक्सपेक्ट द सेम थिंग ओके विच आई एक्सपेक्ट इन ऑडिट दैट से व्हेनेवर यू गो होम ओके इसके बाद इसको रिवाइज करिए। डेफिनेटली 1-2 दिन कुछ नहीं रहेगा ज़्यादा कंटेंट, क्योंकि इनिशियली चैप्टर्स के पार्ट ही रहेगा, लेकिन जैसे ही मैं चैप्टर चालू करूंगा बिकॉज आई विल बी डीलिंग विद डिफिकल्ट चैप्टर्स एट इनिशियल स्टेज ओनली। पहला स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा मेरा चैप्टर 1, आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1, कल चैप्टर 1 का एंड हो जाएगा ओके चैप्टर 1 की कहानी उधर जाएगी, बट उसके बाद मैं जब चालू करूंगा तो विल बी स्टार्टिंग विद डिफिकल्ट चैप्टर्स ओनली। डिफिकल्ट चैप्टर मतलब जिसकी अंडरस्टैंडिंग में टाइम लगे वगैरह वगैरह, एंड बैकग्राउंड में तैयार करके ही चालू करूंगा। So my assumption is very clear, okay, is that you may or may not have a knowledge. If you have a knowledge, it is an added advantage. If you don't have a knowledge, okay, it doesn't matter for me because I'm teaching from that scratch only. तो आपको नॉलेज रहा तो उसको एडेड एडवांटेज करके यूज करके उसको पॉलिश करिए बढ़िया। ओके तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर आपने ध्यान रखना है, ये मैंने आपको ब्रीफ मैंने बता दिया है कि बैच का क्या सिचुएशन है, कैसा है। एंड जैसे ही अपन चालू करेंगे विल बी स्टार्टिंग विद योर वॉल्यूम 1 वाला पॉइंट, इधर 1 नहीं है 1 रहेंगे। तो बिफोर गोइंग ऑन दिस पेपर पैटर्न इन एमसीक्यू, ये मैं तो आपको कल नहीं एक ये वीक में डिस्कस करूंगा, लेकिन ओके स्टार्टिंग पॉइंट में मैं आपको बता दूं टोटल कितने चैप्टर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में है हमारे। वैसे पेपर एसएम जो रहेगा वो रहेगा 50 मार्क्स के लिए, 50 मार्क्स में से 30% यानी अप्रोक्सीमेटली 15 मार्क के एमसीक्यू होंगे। बाई चांस जिन्होंने अटेम्प्ट दिए हैं या जो देख रहे हैं तो उनको मालूम होगा एमसीक्यू के पैटर्न क्या थे या मार्क्स के पॉइंट क्या थे, अगर आपको मालूम है तो देयर 15 मार्क्स के लिए टोटल 7 क्वेश्चंस आर देयर विच आर ऑफ 2 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन इज देयर फॉर 1 मार्क, यानी टेक्निकली हाउ मेनी क्वेश्चंस यू विल बी अटेम्प्टिंग 8 क्वेश्चंस आप एसएम के अटेम्प्ट करोगे, 8 क्वेश्चन एफएम के अटेम्प्ट करोगे, पर एसएम के 8 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। जब एसएम के 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे ओके जो कि एमसीक्यू रहेगा, और इसके बाद आपके पास जो रहेगा वो थियरी रहेगा। थियरी के लिए ओके आपका मेन क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद आपके ओके 2 क्वेश्चन कोई भी अटेम्प्ट कर लीजिए, 2 क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में आपका काम हो जाता। ओके तो टेक्निकली 3 क्वेश्चन थियोरेटिकली अटेम्प्ट करने होंगे, पर 3 क्वेश्चन के पार्ट रहेंगे, ए बी सी डी वगैरह वगैरह जो भी पार्ट रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के पार्ट में ओके चैप्टर वाइज मार्किंग स्कीम क्या है वगैरह वो सब टेक्स्ट बुक में आपको मिल ही जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है। ओके ये 2 अटेम्प्ट के रहेंगे, जैन का इसमें इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि ये मैंने बताया था दिसंबर की एडिशन है जो मई 25 ऑनवर्ड्स के लिए। जैन का मैं आपको क्लास में ही अपडेट कर दूंगा ओके जैन का पेपर पैटर्न कितने मार्क्स का आया था। तो अगर आप मई 24 का देखें तो 10 10 10 10 10 इक्वली 50 मार्क का डिवाइडेड था थियरी। हाँ थियरी, लेकिन अगर मैं सितंबर के देखूं तो थियरी में 50 मार्क में देखो कितना वेरिएंस आ चुका है, और ये वेरिएंस एग्जैक्टली जैन में भी है, जैन में भी सेम वेरिएंस है। तो मई 24 वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ न्यू सिलेबस तो बोनस दे दिया गया, लेकिन जैसे ही अटेम्प्ट आगे बढ़ा तो आप देखोगे तो यहाँ पर 2 चैप्टर ओके ज्यादा एम्फसाइज किए जा रहे हैं, और सेम लॉजिक अभी भी एग्जामिनेशन में है ओके दैट इज योर 3 and 5, ये 2 चैप्टर पे ज्यादा एम्फसाइज किया जा रहा है। ओके उसके अलावा 4 का वेटेज वैसे ही है, अभी भी करंट में वेटेज वैसा ही है ओके और ये 2 को वेटेज कहां से दे दिया, ये 2 चैप्टर से उठा के इधर 2 पे वेटेज दे दिया। तो कुछ ना कुछ इस तरह से ये वेरिएंस रहेंगे। वेरिएंस जो भी रहे आपको सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सारे चैप्टर को आपको थरोली पढ़ना है, सारे चैप्टर में आपको गड़बड़ करनी नहीं है, सारे चैप्टर का फ्लो एक ही जैसा रखना है। तो लेट्स स्टार्ट विथ योर फर्स्ट पॉइंट ओके विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम, बिकॉज बैकग्राउंड मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्या करना है क्या नहीं करना है, और इसके ऊपर थोड़ी और चर्चा अपन 1-2 चैप्टर हो जाने दो, उसके बाद क्वेश्चन बैंक पे चर्चा करेंगे जैसे ही अपन क्वेश्चन को अलाइन करें।
सर एम आई रिक्वायर्ड टू हैव ए नोटबुक और समथिंग लाइक दैट? आंसर इज नो। आपको चाहिए तो आप रखिए, नहीं तो बेस्ट ऑप्शन है मेरा डिस्कशन तुम्हारे साथ में चलते रहेगा, इसी बुक में आप उसके साथ में ऐड करते रहिए। इस बुक में आपको वापस एक चीज बता दूं, ओके, जैसे ही अपन टेक्स्ट बुक देखोगे वैसे कलर टेक्स्ट बुक वगैरह वगैरह, ठीक है, ओके। जैसे ही आप देखोगे तो अभी एग्जांपल बता रहा हूँ, पेज 1.2 में स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। अगर ये 1.2 पेज देखोगे, 1.2 पेज देखोगे एक सेकेंड आईपैड का, 1.2 पेज देखोगे, उसमें स्ट्रैटेजी पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव, ये नवंबर 23 में भी आया है, आरटीपी मई 23 में भी रहा, जैन 25 एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो जैन 25 का भी ये क्वेश्चन है, पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव। ये बेस रहेगा जिससे अपने को समझेगा कि कितनी बार ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आए हुए एग्जामिनेशन में, जिससे अपने को खाली इस क्वेश्चन के आंसर को वेटेज देना है कि नहीं देना है, या कैसे ध्यान रखना है, ये पॉइंट अपने को ध्यान में रहेगा। तो टेक्निकली ओके, ये क्वेश्चन का पैटर्न इस तरह से रहेगा और इसको अपन डिस्कस करेंगे और इसके वर्ड्स को याद रखेंगे। वापस मैं बोल रहा हूँ, अगर अपन जैन 25 का भी पेपर निकाला जिसमें ये क्वेश्चन आया था, इट वाज इनकॉर्पोरेटिंग अ फैक्ट, अ केस स्टडी, और वो केस स्टडी के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा आंसर। अगर आपने इसको रट लिया, इसको याद रख लिया, एग्जाम्पल प्रोएक्टिव क्यों है, रिएक्टिव क्यों है, इसके ऊपर ये डिस्कशन आ गया है, आंसर याद रखिएगा, you end up writing this answer, it's fair enough, you will be getting a marks out of 4 5 marks, 5 mark question or 4 mark question, you will be getting 1 mark, 1.5 mark or 2 marks, not more than that। अगर आपको 5 या 4 में से 4 लेने हैं, 5 में से 4 लेने हैं, 5 में से 4.5 आने चाहिए, ओके, तो 5 में से 5 भी आ सकते हैं, लेकिन वही है, वो मैंने आपको बताया कीवर्ड्स के ऊपर ध्यान कैसे रखना है, वो आपका काम रहेगा। बट ये जो स्कोर करना है ना, उसके लिए आंसर लिखने के तरीके में आपके पास एक स्किल सेट डेवलप करनी पड़ेगी, and that is understanding the concept in the class, along with when writing the answer I'll be integrating the fact, fact को जब इंटीग्रेट करूंगा तो ही मेरे लिए काम आएगा। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग विथ योर चैप्टर 1, ओके, कुछ चीजें, टोटल 5 चैप्टर है, पहले बैकग्राउंड में बना देता हूँ। सर 5 चैप्टर का पहला पॉइंट क्या है बैकग्राउंड में? सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे क्या नहीं है, पहले एक नाम बता दे रहा हूं मैं आपको। दूसरा नाम है आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस, तीसरा है इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस, चौथा स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, एंड पांचवा स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। बिफोर मतलब अगर ये 5 चैप्टर देखोगे, 5 चैप्टर में से पहला पार्ट है एसएम मतलब क्या होगा, एसएम के एडवांटेजेस क्या होंगे, एसएम के लिमिटेशंस क्या होंगे, एसएम का इंटेंट क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, ये एसएम के अंदर डिस्कशन है। सेकेंड इज अबाउट एनालिसिस, 2 एनवायरनमेंट का एनालिसिस है सर। 2 एनवायरनमेंट का एनालिसिस कौन सा है? एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस। Strategic choices, what are the various options available, okay, as a strategic choices, and definitely strategy implementation and evaluation। तो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, ओके, एक बैकग्राउंड में समझ लीजिए, ओके, व्हेन आई एम डिस्कसिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मेरे को ये डेफिनेशन आपके दिमाग में याद रहना चाहिए। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। पर ये प्रोसेस कौन सा होगा? तो इसीलिए और एक वर्ड याद रखना, इट इज ए मैनेजरियल प्रोसेस। व्हाट इट इज टोल्ड? इट इज ए मैनेजरियल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बड़ी? मैनेजरियल प्रोसेस। तो पहला पॉइंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज ए मैनेजरियल प्रोसेस। तो व्हाट इज दिस मैनेजरियल प्रोसेस सर? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में 2 शब्द है, एक है स्ट्रैटेजी, एक है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का इंटरप्रिटेशन हम 2 एंगल से ले सकते हैं। मैनेजमेंट का पहला इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि मैनेजमेंट मतलब लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट। एंड और एक है मैनेजमेंट मतलब मैनेजिंग द थिंग्स। एग्जांपल, इफ आई एम मैनेजिंग द थिंग्स, मतलब मेरे पास एक प्रोसेस है जिससे मैं चीजें को मैनेज कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। एंड इवन ए टॉप, मिडल, लोअर इज ऑल्सो कॉल्ड ए मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट ओके 2 एंगल से देखा जाता है। यहां पर जब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में मैनेजमेंट वर्ड यूज किया जाएगा, तब मैनेजमेंट दोनों को कोलैबोरेट करेगा। इसीलिए हम यहां पर क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक कौन सा प्रोसेस है? मैनेजरियल प्रोसेस है। यानी यहां पर हम ऐसे में कौन सा मैनेजमेंट यूज कर रहे हैं? दोनों मैनेजमेंट। प्रोसेस भी यूज कर रहे हैं, मैनेजमेंट उसको भी यूज कर रहे हैं। यानी ये मैनेजरियल प्रोसेस है। कौन सा मैनेजमेंट यूज कर रहा है उसके ऊपर निर्भर होगा, और एक प्रोसेस भी है।
For example, SM can be used by top management, yes. SM can be used by lower management, yes. Managerial process, जो भी मैनेजमेंट यूज करेगा उसके हिसाब से प्रोसेस है ये. तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में से ओके इट इज ए मैनेजरल प्रोसेस बाय विच ओके मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट भी बता रहा हूं, ध्यान रखिए. बाय विच ओके कंपनी जो भी रहेगी उसके इसमें क्या सेट किया जाता है, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. बाय विच ओके कंपनी क्या सेट करती है, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. विजन सेट करती है, मिशन सेट करती है, गोल सेट करती है, ऑब्जेक्टिव सेट करती है. सर विजन और मिशन में क्या डिफरेंस होता है और गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में क्या डिफरेंस होता है? टेक्निकली गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग होते हैं लेकिन उसको अपने सिलेबस में मर्ज किया हुआ है. तो मैं पहले बता दूं विजन मतलब क्या होता है, आपको कहां पहुंचना है, वेयर वी वांट टू गो, वेयर वी वांट टू लैंड इज कॉल्ड ए विजन. व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग नाउ इज कॉल्ड ए मिशन. Currently I am dealing with which market, which customer is nothing but a mission. Where I will be going is called a vision. एक छोटा सा एग्जांपल, मैं पहले अपने रिलेटेड बात कर रहा हूं. आपको सीए बनना है, ये विजन नहीं है. सीए बनना विजन नहीं है. सीए बनना इज योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. तो सर विजन क्या है, सीए बन के क्या करना है, आप सीए क्यों कर रहे हो, व्हाई यू आर डूइंग दिस सीए एग्जामिनेशन. सीए एग्जामिनेशन करके मेरे को प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करना इज विजन. मुझे जॉब करनी है जिसमें सीईओ सीएफओ बनना है, विजन है. मुझे प्रैक्टिस सीए बन के मेरे को बिजनेस करना है, विजन है. विजन इज विजन वो है. ओके मिशन क्या है, मिशन आप अभी जो कर रहे हो वो मिशन है. यू आर ऑन ए मिशन. राइट नाउ यू आर सिटिंग इन द क्लासरूम फ्रॉम मॉर्निंग 7:30 to 11:30. यू आर ऑन ए मिशन. मिशन कौन सा, इंटर का मिशन. एक मिशन पे लगे हो, एक मिशन का कॉन्सेप्ट है. और ये मिशन कौन सा है, इंटर के मिशन का, इंटर का एसएम का मिशन है, इंटर्म का ऑडिट का मिशन है. ये मिशन पे आप लगे हुए हो. मिशन 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 एग्जैक्टली अभी क्या कर रहे हो, कौन से कस्टमर डील कर रहे हो, क्या प्रोडक्ट है, कौन सी कंपिटेंसी है, कौन सी टेक्नोलॉजी है तुम्हारे पास, अभी क्या है, अभी मिशन. ओके क्या करना है, विजन. और क्या ये जो अभी मेरे पास है ना, इसको लेके क्या हासिल करना है इज कॉल्ड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. ओके एवरीबडी ऑनलाइन जो देख रहे होंगे, ऑनलाइन वाले कॉन्सेप्ट जो देख रहे होंगे, ऑनलाइन वाले पंटर लोग बैठे होंगे, आप बैठे हो. ओके आप ये जो टाइम डाल के बैठ रहे हो, ये क्या है, मिशन है. ये मिशन पे क्यों बैठे हो, क्या कारण है, क्या 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 मकसद है, क्यों बैठ रहे हो, क्यों ये मिशन पे निकले हो आप, क्या क्या मकसद है मिशन पे निकलने का. मकसद इज नथिंग बट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. आपका मकसद है इंटर ग्रुप 2 क्लियर होना, इंटर ग्रुप 1 क्लियर होना, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन क्लियर होना. तो इंटर क्लियर होना इज योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. ओके इसको मैं बिजनेस के एग्जांपल्स में भी लेके जाऊंगा, आप डरो मत, पहले ये दिमाग में ये फिट करते जाओ. मैं आपको बताया हुआ कि एग्जांपल 5-6 एग्जांपल नहीं दूंगा लेकिन 2-3 एग्जांपल तो दूंगा ही दूंगा मैं हर चीज के. तो भाई साहब सीए बनने के बाद मुझे प्रैक्टिस करनी है, विजन. अभी मैं क्या कर रहा हूं, क्लास बैठा हूं, क्लास में काम ये पढ़ाई कर रहा हूं, मिशन. ये मिशन पे क्यों है, ताकि मैं एक गोल ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकूं, एंड दैट इज कॉल्ड ओके इंटरमीडिएट क्लियर होना. सर वंस आई क्लियर इंटरमीडिएट, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका दूसरा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव आएगा. आपका दूसरा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव आया, आपका मिशन भी चेंज हुआ, पर विजन चेंज होगा क्या, नहीं. विजन अभी भी वही है कि सीए बन के प्रैक्टिस करना. विजन 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 को हासिल करने के लिए हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एंड टू अचीव दैट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव वी आर ऑन मिशन. और ये जितना अच्छे से अलाइन करोगे आप दिमाग में, कल के लेक्चर वाले आंसर क्लोज होंगे. ओके कल वाले कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर डिस्कशन में है. तो whenever I am discussing with you, whenever we are discussing with you, vision, mission, goals and objectives, आपको 3 चीज को अलग अलग रखना है. गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं लेकिन ये दोनों साथ में इंटरलिंकिंग में डिस्कस किए जाते हैं. तो पहले मैं आपको बता दूं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है. अगर आप बोलोगे सीए बनना, ये सीए बनना इज गोल. हाँ विजन क्या था, विजन सीए बन के क्या करना है. ओके दैट इज विजन. सीए बनना इज योर गोल, सीए इंटर क्लियर होना इज योर ऑब्जेक्टिव. टेक्निकली गोल एंड ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म होता है वो गोल होता है, जो शॉर्ट टर्म होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है. गोल प्रिसाइज होता है, ओके सॉरी ऑब्जेक्टिव प्रिसाइज होता है, गोल प्रिसाइज नहीं होता. ऑब्जेक्टिव का टाइम फ्रेम होता है, गोल का टाइम फ्रेम नहीं होता. आप इंटर क्लियर होना चाहते हो, मई 25 एग्जामिनेशन, सितंबर 25 एग्जामिनेशन या जैन 26 एग्जामिनेशन, ये आपका क्या है, गोल्स और ऑब्जेक्टिव में से ऑब्जेक्टिव. टाइम फ्रेम कॉन्क्रीट मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स. गोल सीए होना चाहते हो, पर सीए कब होना चाहते हो ये कभी नहीं होगा, क्योंकि इंटर क्लियर नहीं होगा तब तक सीए फाइनल नहीं आएगा, सीए फाइनल नहीं होगा तब तक सीए नहीं होंगे. तो जब तक आप टाइम फ्रेम में नहीं डालते तब तक वो क्या रहेगा, गोल. टाइम फ्रेम में डाल दिया वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव. तो कोई भी चीज का अगर टाइम फ्रेम है तो ऑब्जेक्टिव, अगर टाइम फ्रेम नहीं है तो गोल. अगर मैं बोल रहा हूं सीए मुझे बनना है 27 में, 28 में, अब ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव.
मैं टाइम फ्रेम डाल रहा हूं, कॉन्क्रीट बना रहा हूं, मेजरेबल बना रहा हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं मुझे सीए बनना है, पर इंटर अभी क्लियर होना है, इसको हम इंटर क्लियर होने को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव, एंड सीए बनना इस क्या रहेगा, गोल। लेकिन अपनी इंस्टीट्यूट ने जब अपने मॉड्यूल का सिलेबस ड्राफ्ट किया है, इसमें क्लियरली बोला है we'll be using goal and objectives interchangeably, we'll be using goals and objectives interchangeably, यानी हम goals and objectives को अलग अलग नहीं करेंगे, goals and objectives को हम कैसे यूज करेंगे, interchangeably। interchangeably समझ में आ रहा है? interchangeably मतलब कभी हम गोल्स को हम क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, और ऑब्जेक्टिव्स को क्या बोल सकते हैं, गोल्स। आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबके लिए। ओके तो ऑनलाइन पढ़ लोग, ओके आई होप एवरीबडी इज क्लियर टिल हियर। ओके तो अब इसको गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को कंपनी के एग्जांपल में देखते हैं। कंपनी के एग्जांपल में एक छोटा सा कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। ओके सपोज आई एम इनटू ए डेयरी बिजनेस, मैं एक डेयरी बिजनेस में हूँ। ओके डेयरी बिजनेस, अमूल वाला कॉन्सेप्ट। मैं बोल रहा हूं मेरे को टॉप 3 कंपनी में बनना है, टॉप 3 कंपनी में आना है, टॉप 3 कंपनी में आना है, ये मेरा विजन है। विजन टॉप 3 में आना है, इंडियाज नंबर 1 बनना है, वर्ल्ड्स नंबर 1 बनना है, ये मेरा क्या हो गया, विजन। ओके टॉप 3 में आने के लिए मेरे को नेट प्रॉफिट 500 करोड़ कमाना पड़ेगा। हाउ मच करोड़, 500 करोड़। ये क्या हो गया, गोल्स। 500 करोड़ गोल्स, लॉन्ग टर्म 500 करोड़ है, पर 500 करोड़ कमाना, मैं बता रहा हूं 500 करोड़ कमाना इज नॉट ए विजन। विजन था ही, 500 करोड़ क्यों कमाया तुमने, 500 करोड़ क्यों कमाया तुमने, इट इज नॉट कि वो विजन है, विजन नहीं है वो। 500 करोड़ कमाया तो ही तुम टॉप 3 में जा पाओगे, टॉप 3 में आना इज योर विजन। तो टॉप 3 में आने के लिए तुमने जो करना है वो गोल्स। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव इंटरचेंजेबली यूज करेंगे, पर मैं आपको कॉन्क्रीटली अभी डिफाइन कर रहा हूं। तो भाई 500 करोड़ कमाना है इज योर गोल्स, 500 करोड़ कमाना इज योर गोल्स। आई होप झेपा पड़ी, आई होप दिस लॉजिक इज क्लियर। ओके 500 करोड़ कमाना है, 500 करोड़ अगले 10 साल में कमाएंगे, इसलिए करंट ईयर में हमें 50 करोड़ कमाना होगा। ओके या 40 करोड़ कमाएंगे इस साल में, अगले साल देखेंगे, इस साल में 40 करोड़ कमाएंगे। ये क्या हुआ तुम्हारा ऑब्जेक्टिव्स। और वो 40 करोड़ कमाने के लिए हम ये कस्टमर से मिलेंगे, ये प्रोडक्ट बेचेंगे, ये प्रोडक्ट इतने इतने टाइम में बेचेंगे, ये प्रोडक्ट इतना इतना टारगेट रहेगा, ये जो कर रहे हैं ये क्या हुआ, मिशन। इमेजिन करो। ओके अगर मैं एकदम सिंप्लीफाइड इसको आंसर दूं, आई होप ये लॉजिक बेटर है आपके दिमाग में। अगर लॉजिक बेटर है तो सिंप्लीफाइड आंसर देता हूं। सपोज वी आर सेलिंग ए मोटर कार बेच रहे, 20 लाख की कार है एवरेज पे अपनी। जब मैं बोल रहा हूं मेरी 20 लाख की कार है और मेरा टारगेट है कि इस महीने में 20 लाख 2 करोड़ कमाने हैं, इस महीने का 2 करोड़ का टारगेट है। ओके तो 20 लाख की कार है, तो कितनी कार बेचनी पड़ेगी मुझे 2 करोड़ करने के लिए, ओके 10 कार बेचनी पड़ेगी, यानी पूरे महीने में कितनी कार बेचनी है, 10 कार। तो इसका मतलब मेरे को एक कार कितने दिन में बेचनी है, एवरेज पे 3 दिन, 3 दिन का टाइमिंग है। तो 3 दिन में मुझे एक कार, नेक्स्ट 3 दिन में मुझे एक कार बेचनी है। ये क्या है, गोल्स ऑब्जेक्टिव नहीं, ये मिशन है। ये मिशन क्यों है, ताकि मैं क्या हासिल कर सकूं, ऑब्जेक्टिव्स। आई होप समझ में आ रहा है। तो अगले 3 दिन में मुझे एक कार बेचनी है, ओके जिसको अपन हासिल करेंगे, ओके दैट इज कॉल्ड मिशन। भारत माता की शिपिंग। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ मिशन का, ये कॉन्सेप्ट हुआ गोल्स का, ये कॉन्सेप्ट हुआ ऑब्जेक्टिव्स का। तो सर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अगर मैं बोल रहा हूं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस में सबसे पहले मुझे क्या सेट करना पड़ता है, सबसे पहले मुझे सेट करना पड़ता है विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। मुझे वापस चाहिए क्या सेट करना पड़ता है, सबसे पहले विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। मेरा क्वेश्चन है, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए ओके मुझे बताइए क्या एनवायरमेंट एनालिसिस करना पड़ेगा, आंसर इज यस। बिना एनालिसिस के आप विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करोगे, इसीलिए आगे आपको ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरमेंट एनालिसिस करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरमेंट एनालिसिस करना चाहिए। मैं प्रोसेस समझा रहा हूं आपको, प्रोसेस मतलब सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। तो सर ओके सर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, एक मैनेजरल प्रोसेस है जिसे विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे। सर एनालिसिस करेंगे तभी हमको मालूम पड़ेगा क्या गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो सर एनालिसिस 2 प्रकार के होते हैं, कौन से 2 प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस एंड एनवायरमेंट एनालिसिस। सर ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस मतलब कौन सा एनालिसिस, इंटरनल। एनवायरमेंट मतलब कौन सा वाला, एक्सटर्नल। ऑर्गेनाइजेशन मतलब इंटरनल, एनवायरमेंट मतलब एक्सटर्नल। आई होप ये झेपिंग बड़ी। ओके तो ये एनालिसिस करेंगे, ये एनालिसिस करने के बाद हम क्या बनाएंगे, हम क्या करेंगे, हम स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करेंगे। क्या करेंगे, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। यानी अगला पॉइंट आएगा मेरे लिए स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, यानी इस एनालिसिस के ऊपर हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे। यानी एग्जांपल ओके आप ध्यान रखिए,
लॉजिक देखिए, लॉजिक देखिए। ओके, अगर मुझे, मैंने विजन सेट किया, मिशन सेट किया, गोल सेट किया, ऑब्जेक्टिव सेट किया, अगर अगले इसमें गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव में, मिशन में मैंने सोचा कि अगले 3 दिन में मुझे एक कार बेचनी है, तो पहले मेरे को देखना है कौन से एनवायरमेंट में ये कार बिक सकती है। अरे भाई यार, यहाँ पर सबकी सैलरी हार्डली 2 लाख रुपया है, मैं जिस एरिया में देख रहा हूं वो एरिया में 20 लाख की कार बेचना मुश्किल होगा। तो मेरे को देखना पड़ेगा मेरी एनवायरनमेंट कैसी है, क्या है, ये टारगेट अचीव हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कितना आसानी से हो सकता है कि नहीं हो सकता है। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो एनालिसिस करो, पहले एनालिसिस करो, जिसमें शायद आपको याद होगा, आपने पढ़ते वक्त जिसने ऑलरेडी अटेम्प्ट दिया है या ऑलरेडी पढ़ लिया होगा उसको ऑलरेडी पता होगा, देयर इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ स्वॉट एनालिसिस। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरे को मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मार्केट में क्या थ्रेट है। यानी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो स्ट्रेंथ वीकनेस, एनवायरमेंट देखेंगे तो अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स, ये देखो और इसके बेसिस पे स्ट्रेटजी बनाओ। स्ट्रेटजी कभी भी एक ऑप्शन नहीं होता है, मल्टीपल ऑप्शन होंगे, मल्टीपल ऑप्शन में से आप एक डिसाइड करते हो, दैट इज कॉल्ड ए स्ट्रेटजी। एग्जाम्पल, मुझे 3 दिन में एक कस्टमर लाना है, तो क्या एक कस्टमर को, मेरे को 3 दिन में अगर एक कस्टमर लाना है, क्या मुझे उस कस्टमर को कन्वर्ट करना पड़ेगा? आंसर इज यस। कन्वर्ट करने के लिए क्या उसको इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा? यस। इन्फ्लुएंस करने के लिए क्या उसको मार्केटिंग करवाने पड़ेगा? आंसर इज यस। मार्केटिंग कैसे करूं मैं? सोशल मीडिया करूं, टीवी पे करूं, न्यूज़पेपर में ऐड दूं, होर्डिंग करूं, क्या रहेगा? स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी डिसाइड करिए। ओके, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन डिसाइड की जाएगी, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन डिसाइड की जाएगी। अच्छा, अब मेरे को बताओ, अगर नंबर 1 बनना है, मुझे नंबर 3 आना है, नंबर 3 आना है, तो क्या मुझे टारगेट, अगर आप लॉजिक लगाइए, ओके, अगर मुझे टॉप 3 में आना है, टॉप 3 में आना है, तो 500 करोड़ मेरे को टर्नओवर चाहिए। 550 कितना था? 500 करोड़ लेते हैं, 500 करोड़ टर्नओवर चाहिए। ओके, मैं एनालिसिस करूंगा, मेरी फैक्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस, मेरी फैक्ट्री अगर पूरा साल काम करे, पूरा एफर्ट्स भी कर ले, देन आल्सो द टर्नओवर विल बी अचीव्ड इज, ओके, 200 करोड़। तो मेरे को बताओ कैसे मैं 500 करोड़ अचीव करूंगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो आपका विजन और एनालिसिस मैच ही नहीं कर रहा, तो आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी ताकि आप वो विजन को अलाइन कर सको। सर इसका मतलब अब मैं क्या करूंगा? मेरे को मालूम पड़ा, मैंने ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस किया, मेरा स्ट्रेंथ कितने करोड़ का है? 200 करोड़। बाकी 300 करोड़ कैसे लाऊं? ओके, एनवायरनमेंट से कहीं ना कहीं देख के। एग्जांपल, आई कैन गो विथ एक्विजिशन ऑफ सम कंपनीज, और कैन आई इंक्रीज माय फैक्ट्री स्पेस, कैन आई इंक्रीज माय प्रोडक्शन कैपेसिटी? यस, ये स्ट्रैटेजी है। तो आप मेरे को बताओ, अगर मुझे और 300 करोड़ का कम पड़ रहा है टर्नओवर अचीव करने के लिए, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी कम पड़ रही है, मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है? सबसे पहला ऑप्शन, क्या मैं खुद अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दूं? आंसर इज यस। दूसरा, रादर देन मैं बढ़ाऊं, उसकी वजह से मैं कोई छोटी कंपनीज को एक्वायर कर लूं, दूसरा पॉइंट हो सकता है। ओके, अच्छा, तीसरा, कंपनी एक्वायर करना थोड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा, लेकिन क्या अलायंस में जा सकते हैं? यस। तो तीसरा पॉइंट आ सकता है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। आई होप ये पॉइंट झेप रहा है क्या? बड़ी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, आई होप ये लॉजिक बेटर है। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन करना, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के साथ, ओके, स्ट्रेटजी हम फॉर्मुलेट करने के बाद स्ट्रेटजी को क्या करेंगे? बड़ी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। अब आपने बोला मैं मर्जर करूंगा तो इंप्लीमेंट कर लीजिए, मर्जर कर लीजिए। आपने बोला मैं एक्विजिशन करने वाला हूं, तो एक्वायर कर लीजिए। आपने बोला भाई हम ऐसे करने वाले, अरे करिए ना, फिर इंप्लीमेंट करिए। वो इंप्लीमेंट करना इज नथिंग बट योर सबसे डिफिकल्ट पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। ओके, देखो, प्लान आप मैं मिलके सब करते हैं, इंप्लीमेंटेशन ही बड़ा प्रॉब्लम आता है। सब सोचते हैं, आप बैठे हो, मैं बैठा हो, हाँ भाई क्या क्या सपने देखे होंगे अपन ने, मां कसम ऐसा पढ़ेंगे, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन की बात आती है, कहीं ना कहीं हम लोग बिखर जाते हैं। And that's where the biggest problem comes into picture. That is called implementation, because implementation requires resource allocation. Implementation requires your efforts. एग्जाम्पल, ओके, आप इमेजिन करो मेरी मुंबई की फैक्ट्री है, ओके, मुंबई, ये मेरा मुंबई है, और मुंबई का एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। एग्जांपल, मुंबई में एक मैनेजर है, एक प्रोडक्ट मैनेजर है, एक प्रोडक्शन मैनेजर है, एक एचआर मैनेजर है, ओके, और एक अकाउंट्स मैनेजर है। सपोज ये है। अब मैं स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करता हूँ कि मैं किसी को एक्वायर करूंगा, और वो एक्विजिशन जो कर रहा हूँ वो पुणे की फैक्ट्री है, नॉट मुंबई। तो मेरे को बताओ, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में नीचे के नीचे बैठ पाएगा क्या? नहीं। इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में और एक डालूंगा पुणे, और हो सकता है पुणे के अंदर भी मेरे पास इस तरह से मैनेजर्स आए। दिस इज नथिंग बट इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चेंजेस लाना, कल्चर में चेंजेस लाना। इजी नहीं है, लोग आसान नहीं होते चेंज करने के लिए। आप बोल रहे हो सर आप एक्सपांड करोगे, अच्छा, ये एक्सपांड करने का कौन डिसीजन लेगा? लोअर मैनेजमेंट या टॉप मैनेजमेंट? एक्विजिशन को कौन डिसीजन लेगा? मर्जर करने का कौन डिसीजन लेगा? लोअर मैनेजमेंट या टॉप मैनेजमेंट? टॉप। लेकिन एक्चुअली काम कौन करता है? टॉप या लोअर? लोअर। लोअर मर्ज होगा, दूसरी कंपनी के लोग एम्प्लॉय आएंगे, कैसे कंफर्टेबल रहेंगे यार?
इट इज नॉट इजी एंड इट इज डिफिकल्ट पार्ट और चैलेंजिंग टास्क फॉर एवरी पर्सन. इसीलिए इंप्लीमेंटेशन स्टैंड्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. तो मेरे को बताओ, ओके, डेफिनेशन में अभी तक किधर किधर गए? डेफिनेशन में क्या क्या गया? डेफिनेशन, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज नथिंग बट strategic management is a managerial process. Strategic management is a managerial process. वापस आते हैं. Strategic management is a managerial process which involves developing vision, mission, goals and objectives. Okay, उसके बाद evaluating what performing analysis of organization as well as environment, strategy formulation, strategy implementation. उसके बाद क्या करने का? implementation के बाद implement कर दिया, काम खत्म है क्या? नहीं. उसके बाद क्या करेंगे? strategy को क्या करेंगे? evaluation. और evaluation करने के बाद खाली चुप नहीं बैठेंगे, साथ में हम क्या करेंगे? corrective actions लेंगे. कौन से actions लेंगे बड़ी? corrective actions. करेक्टिव एक्शंस. तो इवैल्यूएशन मतलब क्या सर? इवैल्यूएशन क्या? इवैल्यूएशन मतलब क्या? हमने यहां पर जब एनालिसिस किया, विजन किया, गोल बनाया, फॉर्मुलेशन किया, हमें लगा था जो नई फैक्ट्री आएगी वो 300 करोड़ हासिल करेगी अगले इसमें 300 करोड़ का टर्नओवर हासिल करेगी. जब हमने इंप्लीमेंट किया, इंप्लीमेंट करते हमें दिक्कत आई, वी हैव सॉर्ट इट आउट, कल्चर का प्रॉब्लम आया, एम्प्लॉय वाज नॉट रेडी टू वर्क एंड एवरी एलिमेंट, बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे, हमने उसको ओवरकम कर लिया. ओवरकम कर लिया इंप्लीमेंटेशन को, मतलब ओवरकम कर लिया. लेकिन जब एक्चुअली परफॉर्मेंस दिखा तो हमको मालूम पड़ा इट अचीव्ड ओनली 150 करोड़. पर सही है, 150 करोड़ अचीव हुआ कब मालूम पड़ेगा? इवैल्यूएशन में. ओके, अपने आप नहीं मालूम पड़ेगा, इवैल्यूएशन करोगे कि भाई अगले 5 साल में आपने सोचा था भाई यार 300 करोड़ कमाएंगे, लेकिन अगले 5 साल में कितना आया? 150 करोड़. ओके, मेरे को बताओ, क्या आप अपनी स्ट्रैटेजी हासिल कर पाओगे? नहीं. क्या अपना विजन हासिल कर पाओगे? नहीं. तो स्ट्रैटेजी वाज नॉट एट ऑल सक्सेसफुल. ओके, इट वाज नॉट एट ऑल सक्सेसफुल. ये समझ में आ रहा है? इसलिए स्ट्रैटेजी में क्या करना पड़ेगा? करेक्टिव एक्शंस. अभी आप बोल सकते हो ऐसा क्यों नहीं हुआ सर? स्ट्रैटेजी करेक्टिव मतलब स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल क्यों नहीं हुई? अपने तो इतना प्लान करके किया, इतने स्टेप्स किए, इतना फॉर्मल किया, व्हाई डिडंट इट वाज सक्सेसफुल? रीजन सिंपल है, बिकॉज स्ट्रैटेजी तो हमने बनाई है जो अपने हाथ की बात है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एवरी स्ट्रैटेजीज आर बेस्ड ऑन assumptions which are based on environment. हमको लगा था कस्टमर हमारा प्रोडक्ट पसंद करेगा, हमको लगा था कस्टमर ये प्रोडक्ट सिलेक्ट करेगा, बाद में मालूम पड़ा कस्टमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो गई, कस्टमर की चॉइसेस चेंज हो गई. इफ कस्टमर प्रेफरेंस चेंज, इफ कस्टमर चॉइसेस चेंज, ओके, मेरे को बताओ क्या कंपनी को भी चेंज करना पड़ेगा? यस. तो कंपनी क्या कर रही है? इसलिए उसको क्या कर रही है? इवैल्यूएशन एंड टेकिंग व्हाट? करेक्टिव एक्शंस. करेक्टिव एक्शंस लेना. ओके, ये ही दिस इज आल्सो ओनली अ लॉजिकल पॉइंट. आई होप ये पॉइंट क्लियर बड़ी समझ में आया क्या बड़ी? ओके, तो भाई साहब अगर मैं बोलूँ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट डेफिनेशन क्या है, तो आपका आंसर कहीं ना कहीं फ्लो जो स्क्रीन पे लिखा है वो समझना जरूरी है. ओके, और अगर ये समझना जरूरी है तो इसके लिए लॉजिक याद रखना जरूरी है. तो सबसे पहला दिमाग में रखिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मतलब क्या. तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मतलब एक मैनेजरल प्रोसेस है जिसके अंदर हम 5 चीजें करते हैं. 5 चीजें क्या क्या करते हैं? सबसे पहले हम विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं. सेकंड हम क्या करते हैं? एनालिसिस. 2 तरह के एनालिसिस करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरमेंट. थर्ड हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं. चौथा स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करते हैं. और पांचवा स्ट्रैटेजी को इवैल्यूएट करते हैं और करेक्टिव एक्शंस लेते हैं. ये 5 चीजें अगर आप थोड़ा सा एम्फसाइज करोगे तो 5 चीजों में आपको समझ में आएगा. ये 5 चीजें इज नथिंग बट ओके, ये 5 चैप्टर्स. सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, ओके, यहाँ पर हम लोग क्या समझेंगे? इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हम क्या समझने वाले हैं? यहाँ पर हम समझने वाले हैं जो आपका पहला स्टेप है, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. तो आपका पहला चैप्टर ही आपको विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताने वाला है. दिस विल बी एक्सप्लेनिंग यू. नेक्स्ट, ओके, ये दोनों पॉइंट इज नथिंग बट स्टेज 2. ओके, सेकंड स्टेज, दूसरा स्टेज क्या नाम है? दैट इज कॉल्ड एनालिसिस. कितने एनवायरनमेंट का एनालिसिस? 2, एक्सटर्नल, इंटरनल. तो मैं जब ये एक्सटर्नल एनालिसिस करूंगा, मैं एक्सटर्नल एनालिसिस करूंगा तो मैं अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स क्या है मार्केट में वो देखूंगा. जब मैं इंटरनल करूंगा मेरे स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है. शायद आपने सुनी होगी कोर कॉम्पिटेंसी. ओके, कोर कॉम्पिटेंसी क्या होती है, कोर कॉम्पिटेंसी कैसे एस्टेब्लिश की जाती है ताकि हमको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ सके. ये पॉइंट इधर डिस्कशन में आएगा. एंड आफ्टर दैट, ओके, मेरे ख्याल से ये पॉइंट, ये चैप्टर समझा होगा. स्ट्रैटेजिक चॉइसेस मतलब क्या? स्ट्रैटेजिक चॉइसेस इज नथिंग बट स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन. मर्जर्स है, एक्विजिशन है, अलायंस है, एक्सपांशन है, डाइवर्सिफिकेशन है. मैं खुद का ऑफिस चालू कर सकता हूं, मैं खुद की फैक्ट्री लगा सकता हूं. ये सब डाइवर्सिफिकेशन का हिस्सा है. दिस इज नथिंग बट ए पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन. स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन. स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट होने के बाद क्या करेंगे? स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन. ये आपका चैप्टर 5 है, इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन. तो मालिक, बेसिकली दिस इज हाउ योर ऑल चैप्टर्स हैज बीन क्रिएटेड विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. यानी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के डेफिनेशन में ही ये पूरा सिलेबस इंक्लूडेड है.
बस याद रखना व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग अबाउट डेफिनेशन ऑफ एसएम एंड एसएम का प्रोसेस, अगर मैंने आपको पूछा एसएम के स्टेजेस कितने हैं, एसएम के क्या क्या कितने हैं स्टेजेस, अगर स्टेजेस कितने पूछा तो आप चैप्टर 5 में जाओगे, उधर आपको मिलेगा। और अगर मैंने एसएम का डेफिनेशन पूछा तो यहाँ पर रहेगा, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन रहेगा जो मैंने अभी आपको समझाया है। तो सबसे पहले मैं एक बार एसएम के स्टेज डेफिनेशन पे जा रहा हूँ। एक बार आप पेज नंबर 1.4 पे आ जाइए। जिनके पास टेक्स्ट बुक है गुड इनफ, जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है इसकी सॉफ्ट कॉपी ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे शेयर की हुई है, टेलीग्राम से ले सकते हो। ओके, टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाली हुई है, और इवन ये सॉफ्ट कॉपी बुक मैं डाल दूंगा अपनी गूगल ड्राइव पे भी, तो आप वहाँ से उठाइए। ओके, और वहाँ से आप थोड़ा सा यूज़ करिए। ओके, आपको बुक्स मिल जाएंगी वंस यू ऑर्डर। ओके, उसके बाद वो आपका प्रोसेस हो जाएगा। तो आप जब ऑर्डर करोगे तो आपको जो भी जिधर से भी डिलीवरी होगी, जिधर भी आपने ऑर्डर किया होगा, वी स्मार्ट में, एक्सपर्ट में, या एटी एकेडमी में, अमित तादर एकेडमी में, ओके, वहाँ से आप कम्युनिकेट कर लीजिए। कुछ भी डाउट रहा तो अमित तादर एकेडमी में पारस है, प्रेम है, इन दोनों से कभी भी बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग असिस्ट कर लेंगे। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दे विल बी वेरी हैप्पी टू असिस्ट। और डेफिनेटली इसके अंदर थोड़ा सा मीम कॉन्सेप्ट है बुक के अंदर, थोड़ा सा टाइम मतलब टाइम पास बोलते हैं ना, ह्यूमर के लिए मैंने मीम बनाए हुए। तो प्लीज़ मेक इट श्योर, मीम अपने को एग्जाम में नहीं बनाने हैं, नहीं तो अपना मीम बन जाएगा। तुम्हारा जो एग्जाम का पेपर है उसका ही फोटो एग्जामिनर निकालेगा और डालेगा कि भाई ये देखो अपना स्टूडेंट कैसा है। तो मीम जो बनाए इट्स ओनली फॉर ह्यूमरस पॉइंट्स, और उसको अपन वो इग्नोर ही करो। अभी जो जो मई में दे रहे हैं, जो सितंबर में दे रहा है, अभी के इसमें टाइम है, फिर देख मीम, देख अच्छे से, देख उसको, देख क्या है, कौन सा मीम है, क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वट एवर वगैरह वगैरह। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। ओके, तो मेरे ख्याल से सब लोग पेज नंबर 1.4 पे आगे बढ़ी। तो पेज नंबर 1.4 में ओके, टर्म एसएम रिफर्स टू, ओके, टर्म एसएम रिफर्स टू व्हाट, मैनेजरल प्रोसेस, मैनेजरल प्रोसेस आ गया बढ़ी, मैनेजरल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, ओके, स्ट्रैटेजिक विजन। ओके, सेकंड सेटिंग ऑब्जेक्टिव। टेक्निकली यहां पर इन्होंने ना एनवायरमेंट एनालिसिस के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन मेरे को आप ये बताओ, बिना एनालिसिस किए ओके कोई भी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं क्या? स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एनालिसिस। तो पर डेफिनेशन लिखते वक्त डेफिनेशन नहीं लिखा है। तो सर आपने तो लिखाया था, ये आपने तो यहाँ पर लिखाया था। अरे तो मैंने ये बोल रहा हूँ, ये जो मैं एसएम का डेफिनेशन बता रहा हूँ, ये स्टेजेस ऑफ एसएम भी है। अच्छा, कृषि आपको वी स्मार्ट से नो नोटबुक कॉन्सेप्ट वाली बुक मिली है? कृषि एक बार एटी में फ़ोन करिए, या मतलब नंबर पे कॉल करिए। ओके, मैं आपको बताता हूँ, ये नंबर पे 9820 वाले एटी में कॉल करिए और बोलिए। ओके, वहाँ पर है नो नोटबुक कॉन्सेप्ट, आपको नहीं आएगी भाई। 9820568915। नहीं ये नहीं है, सॉरी, 980, ये तो ये किसी और, ये एक मिनट मेरे को देखने दे। एटी का नंबर है। मैं और एक नंबर में दे देता हूँ, 9820568915। हाँ, 9 वही है, 9820568915। इस पर कॉल करिए, पारस से बात करिए, पारस या प्रेम जो भी रहेगा उनसे बात करिए, और उनको बोलिए ये बुक आई हुई है। ओके, वो चेंज करके करवा देंगे, वो क्लोज करवा देंगे वी स्मार्ट से। शायद वो क्योंकि मेन बैच वगैरह कंफ्यूज है ना, क्योंकि 2 बुक्स है ना इसमें, तो इट में हैपन, तो उनको शायद ऐसा बोलना पड़ेगा एग्जाम ओरिएंटेड बैच के लिए बुक्स अलग करो। पर ये मेन बैच की बुक है, पर बेसिकली विदाउट ये वाला। तो जिसको भी नो नोटबुक कॉन्सेप्ट मिली होगी इस बैच के लिए, प्लीज़ मेक इट श्योर नो नोटबुक बुक में, मतलब उतना पॉइंट है ही नहीं लिखने का कॉन्टेक्स्ट। आई होप क्लियर है पॉइंट ये। डन बड़ी, ठीक है। ओके, तो कृषि या अभी इस पे देख ले, तो सॉफ्ट कॉपी तब तक यूज़ कर लो। बेसिकली जिधर मैं जाऊंगा मैं स्ट्रक्चर वाइज कर दूंगा। आज का है, मैं देखता हूँ, मैं अपडेट कर देता हूँ, इस पर कॉल करके खाली अपडेट कर दो कृषि, ठीक है। तो बेसिकली जो मैं आपको एसएम का डेफिनेशन पे था, एसएम के डेफिनेशन पे आ जाइए, 1.4 पे आ जाइए। 1.4 पे द टर्म एसएम रिफर्स टू मैनेजर प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्ट्रैटेजिक विजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, क्राफ्टिंग अ स्ट्रैटेजी। क्या बोला मैंने? क्राफ्टिंग अ स्ट्रैटेजी। क्राफ्टिंग अ स्ट्रैटेजी मतलब क्या होता है बेटा? डेवलपिंग ए स्ट्रैटेजी। क्राफ्टिंग ए स्ट्रैटेजी मतलब डेवलपिंग ए स्ट्रैटेजी, implementing and evaluating the strategy, and finally initiating corrective adjustment where deemed appropriate। तो मेरे को बताओ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? इट इज ए मैनेजर प्रोसेस। और याद रखिए, जो चीज़ याद नहीं रखनी है तो उसमें उस पर टाइम ही डालता नहीं हूँ। और वैसे भी अपन एग्जाम ओरिएंटेड प्लैटिनियम बैच में है, तो मैं टाइम ही क्या डालूंगा उस पर? तो मैं टेक्निकली व्हेन आई एम स्पेंडिंग ए टाइम, इट मीन्स इट इज वर्थ। अपने को अगर रिपीट करना है तो रिपीट करके ध्यान रखिए। तो अगर मैंने बोला स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन बताना है, तो आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन में क्या लिखना है? इट इज ए मैनेजर प्रोसेस, पहला कीवर्ड आपको याद रखना है, मैनेजर प्रोसेस। फिर क्या करना है? डेवलपिंग स्ट्रैटेजिक विजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स,
crafting a strategy, implementing and evaluating strategy, and finally initiating corrective adjustments. Corrective adjustment मतलब corrective actions. सर ये corrective actions क्या होते हैं, क्या नहीं करते, ये देखेंगे, पर इसको थोड़ा सा इधर एनालाइज करेंगे, इधर एनालिसिस करेंगे। वापस हो ना 15-20 मिनट तुम मेरे एनालिसिस में हो, मतलब आज के लेक्चर में। तो चैप्टर 1 को फ्लो कल मॉर्निंग में तोड़ चालू करेंगे, एंड कल मॉर्निंग में ही चैप्टर 1 का ऑलमोस्ट कार्यक्रम एंड हो जाएगा। लास्ट कुछ पार्ट बचेगा तो बचेगा, थोड़ा सा पार्ट नेटवर्क रिलेशनशिप का, ओके। बाकी अदर देन दैट फ्लो कल बढ़ जाता है। तो आज आप फैमिलियर होइए कंटेंट को, वापस फ्लो में आइए, फ्लो में आइए। तो भाई और बहनों, ओके, दोस्तों और दोस्तियों, मेरे पंटर और पंटरियों, लॉजिक इज दिस, ये जो मैंने समझा है ये स्टेजेस है। किसके स्टेजेस है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, जो चैप्टर 5 में मिलेंगे। किस में मिलेंगे? 5 में, चैप्टर 5 में आपको स्टेजेस मिल जाएंगे। एक बार गो थ्रू कर ही लो। चैप्टर 5 में आओ, 5 के 5.1 में आओ, 5.1 में आओ, 5.1 पे पेज पे आओ, 5.1 पेज पे आओ, अप्रोक्सीमेटली कोई 5.1 पेज रहेगा, 5.2 सॉरी 5.2 पे आ जाइए। आई क्या बड़ी? 5.2 पे देखिए, स्टेजेस इन एसएम मिला। स्टेजेस इन एसएम कितने स्टेजेस है? 5। पहला स्टेज डेवलपिंग है स्ट्रेटेजिक विजन, फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। यानी मेरे को बताओ कितनी चीजें इसके अंदर? 4। विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है? एनवायरमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस। एनवायरमेंट मतलब कौन सा? एक्सटर्नल। ऑर्गेनाइजेशन मतलब इंटरनल। फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी बनाओ, इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, एंड स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, ओके। ये 5 स्टेजेस का कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैंने आपको बोला स्टेजेस इन एसएम बताइए, कितने स्टेजेस? 5। लेकिन डेफिनेशन है उसमें भी 5 है, लेकिन उसमें 5 में लिखते वक्त आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो जब भी आप एसएम के डेफिनेशन को लिखोगे तब आप बोलोगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज ए मैनेजरल प्रोसेस, ओके, व्हिच इन्वॉल्व्स डेवलपिंग ए स्ट्रेटेजिक विजन, ओके, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, crafting and strategy, crafting strategy, implementing and evaluating strategy, and initiating corrective adjustments where deemed appropriate। ये होगा चैप्टर 1 का आंसर। लेकिन मैंने बोला स्टेजेस इन एसएम, तो आपका ये 5 आंसर रहेगा। ये 5 के आंसर के मसाले को कैसे ध्यान रखना है वो बात का बात है, लेकिन आई होप ये लॉजिक सबके दिमाग में बैठ गया। तो पहला पॉइंट आपको ये समझ में आया होगा कि भाई साहब, ओके, ये 5 पॉइंट का स्ट्रक्चर अपने को ध्यान रखना जरूरी है, बट एसएम के इसमें ये पॉइंट आएंगे। अब सुनिए, मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज मीनिंग ऑफ करेक्टिव एक्शंस? What do you think? What is meaning of corrective actions? क्या लगता है corrective actions क्या है? ऑनलाइन वाले आप भी बोलिए, मैं भले ही 10-15 सेकंड डिले चलेगा, लेकिन मैं आपके साथ इंटरेक्ट करूंगा। अगर आपने सही गलत बोल दिया होगा, क्रिश, प्रथम, जो भी रहेंगे, ओके, जो आप मेरे को बता देना, मैं उसको रिवाइज करा दूंगा, मतलब चेंज कर दूंगा जो भी रहेगा, लेकिन आप बताते जाइए। व्हाट डू यू मीन बाय करेक्टिव एक्शन? करेक्टिव एक्शन मतलब क्या करना? करेक्टिव एक्शन मतलब क्या? अच्छा, मेरे को बताओ, इवैल्यूएशन करना और करेक्टिव एक्शन लेना मतलब क्या था? टेक्निकली क्या था? इवैल्यूएशन मतलब हम ये देखेंगे जो हमने सोचा है वैसे कि वैसा हासिल हुआ कि नहीं। हमने कुछ, ये जब स्ट्रैटेजी बनाई होगी, तो क्या हमने कुछ टारगेट्स रखे थे? वो टारगेट उस स्ट्रैटेजी से अचीव हुए कि नहीं हुए? अगर स्ट्रैटेजी से टारगेट अचीव नहीं हुए रहेंगे तो मतलब गड़बड़ है, और स्ट्रैटेजी से टारगेट अचीव हुए रहेंगे तो वी कैन गो विद इट। आई होप झेप रहे कि बड़ी, ओके। तो मेरा पॉइंट ये आ रहा है, ओके, स्ट्रैटेजी से टारगेट अचीव हुए कि नहीं हुए ये यहाँ पर चेक किया जाएगा, पर इवैल्यूएशन और करेक्टिव एक्शन, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? तो व्हाट एग्जैक्टली मीनिंग है करेक्टिव एक्शन? मतलब मैं समझा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुए तो करेक्टिव एक्शन लेने चाहिए, तो एग्जैक्टली करेक्टिव एक्शन मतलब क्या? चेंज योर वेज। चेंज योर वेज मतलब चेंज, वापस स्ट्रैटेजी में चेंजेस करना पड़ सकता है। टेक्निकली देखो, अगर आप बोल रहे हो चेंज इन वे, थोड़ा सा वर्डिंग्स पे ध्यान रखना, ये पोलाइट कॉन्सेप्ट है और शायद आपसे मिस हो सकता है इग्नोरेंस में। जब बोल रहे हो तरीके चेंज करो, तरीके चेंज करना इज इंप्लीमेंटेशन का कॉन्सेप्ट, टैक्टिक्स। एग्जाम्पल, ओके, अब मेरे को एक आंसर याद नहीं रह रहा, सपोज ये 5 पॉइंट याद नहीं रह रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक शॉर्टकट निकाल लिया, VOSSE, ऐसा, समझा? ये टैक्टिक्स है। दिस इज नॉट ए स्ट्रैटेजी, दिस इज ए टैक्टिक्स टू रिमेंबर द आंसर, इज नॉट ए स्ट्रैटेजी टू राइट द आंसर। तो अगर आप बोल रहे हो आप तरीके चेंज करो, थोड़ा सा चेंज वे करो, तो ये कहीं ना कहीं किसका हिस्सा हुआ? इंप्लीमेंटेशन का। करेक्टिव एक्शंस इंप्लीमेंटेशन के वे में नहीं आएगा, टैक्टिक्स का लीस्ट पॉइंट है, वो इंप्लीमेंटेशन में आपने चेंज करना चाहिए। तो करेक्टिव एक्शंस मतलब क्या हुआ? स्ट्रैटेजी में चेंजेस करो, क्योंकि स्ट्रैटेजी ये डाली थी आपने, आपका इंटेंशन था ये स्ट्रैटेजी डालने का, लेकिन स्ट्रैटेजी से कुछ हासिल हुआ नहीं, तो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी में चेंज करो। अच्छा, स्ट्रैटेजी क्यों नहीं हासिल हो पाई, कोई बताएगा? स्ट्रैटेजी क्यों नहीं हासिल, क्यों क्या ऐसा क्या हुआ? स्ट्रैटेजी फेल हो गई, क्या हुआ? स्ट्रैटेजी फेल हो गई,
फॉर्मुलेट हमने गलत किया होगा, एक पहला पॉइंट, फॉर्मुलेशन गलत हुआ मतलब क्या हुआ, क्या कैसे गलत हुआ, यानी कहीं ना कहीं हमने एनालिसिस गलत किया होगा, हमने एनवायरमेंट का एनालिसिस गलत किया होगा, या हमने हमारे स्ट्रेंथ जो सोचे होंगे वो हमारे वीकनेस निकले, या हमने जो अपॉर्चुनिटी सोची थी मार्केट में वो क्या निकली, थ्रेट निकली, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी। एग्जांपल हमको मालूम पड़ा ओके जैसे ही प्लास्टिक बंद हुआ, प्लास्टिक बंद हो गया, सपोज एज्यूम करो गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बंद कर दिया, और हमको मालूम पड़ा अभी प्लास्टिक बंद हुआ तो पेपर बैग ज्यादा चलेगी, आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, पेपर बैग तो चलने वाली है ज्यादा, तो हमने पेपर बैग की फैक्ट्री डाल दी क्योंकि अपॉर्चुनिटी दिखी हमें पेपर बैग की, साल भर के अंदर इतने झाड़ कट गए कि गवर्नमेंट ने पेपर बैग भी बंद कर दिया, यानी हमने क्या सोचा था, अपॉर्चुनिटी, क्या निकल गया, थ्रेट, तो शायद क्लॉथ बैग ध्यान में रखना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं इट में हैपन, जो हमने कुछ गलती की होगी, तो एनालिसिस बरोबर नहीं किया, फॉर्मुलेशन बरोबर नहीं किया, इंप्लीमेंटेशन वाला पॉइंट, जो भी हमने इवैल्यूएशन किया, और करेक्टिव एक्शन। अब करेक्टिव एक्शन मतलब क्या, करेक्टिव एक्शन मतलब क्या, करेक्टिव एक्शन मतलब वापस एनालिसिस करो और वापस स्ट्रेटजी बनाओ। आप ये समझ करो व्हाट इज मीनिंग ऑफ करेक्टिव एक्शन, करेक्टिव एक्शन मतलब जो भी चेंजेस हुआ रहेगा उसको अडेप्ट करो। अच्छा चेंजेस हुआ अडेप्ट करो मतलब क्या, चेंज हुआ और अडेप्ट हो गया ऐसा करने का, या एनालिसिस करके अडेप्ट करने का, एनालिसिस। तो आपको लॉजिक बैठा होगा तो करेक्टिव एक्शन से वापस इधर ही आएंगे, वापस इधर ही आएंगे, फिर वापस इधर ही होगा, फिर वापस इधर होगा, ये साइक्लिक। इसीलिए कभी भी याद रखना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज वन टाइम एक्टिविटी और साइक्लिक एक्टिविटी, साइक्लिक, इट इज नॉट वन टाइम एक्टिविटी, इट इज ए साइक्लिक। व्हाई इट इज साइक्लिक एक्टिविटी, कौन सी पॉइंट की वजह से साइक्लिक एक्टिविटी हो गया, करेक्टिव। अगर करेक्टिव एक्शंस नहीं होता तो भाई साहब साइक्लिक एक्टिविटी नहीं होती। मैं आपको एक चीज क्लियरली समझा दूं सर, एक चीज मैं आपको क्लियरली समझा दूं सर, अगर मैंने बोला है अमित तातेड़ स्ट्रैटेजी बनाता है, अमित तातेड़ स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करता है, अमित तातेड़ स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करता है, डजंट मीन दैट अमित तातेड़ एसएम फॉलो करता है। अगर आपने बोला अमित तातेड़ एसएम फॉलो करता है, इसका मतलब अमित तातेड़ विजन मिशन गोल सेट करता है, अमित तातेड़ एनालिसिस करता है, फिर स्ट्रैटेजी बनाता है, फिर उसको इंप्लीमेंट करता है, फिर इवैल्यूएट करके करेक्टिव एक्शन लेता है, अमित तातेड़ इस तरह से काम करता है, तब जाके अमित तातेड़ के पास एसएम होगा। अगर अमित तातेड़ is developing a strategy, Amit Tateड़ is planning a strategy, it doesn't means that Amit Tateड़ is having SM. I hope you are getting the point. अगर मैंने बोला ओके एक कंपनी है जो एसएम बना रही है, एसएम फॉलो कर रही है, एक कंपनी है जो एसएम फॉलो कर रही है, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, अगर एक कंपनी है एसएम फॉलो कर रही है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, इसका मतलब वो कंपनी के पास ये 5 स्टेप्स है, 5 स्टेजेस है। कंपनी ऐसे जैसे चाहिए वैसे मन किया वैसे निकलती नहीं है, 5 स्टेजेस है, कंपनी के 5 स्टेजेस है, 5 स्टेजेस फॉलो की जा रही है। आई होप ये लॉजिक बैठा, ओके। अब एक वर्ड को लॉजिक लगाते हैं, जो वर्ड चैप्टर 1 का ही है, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। दो शब्द सुन लीजिए सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोएक्टिव एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिएक्टिव। प्रोएक्टिव और रिएक्टिव, प्रोएक्टिव ओके आई एम प्रो 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 ओके, यानी मैं पहले से एनालिसिस कर देता हूं, पहले से कस्टमर को समझता हूं, पहले से टेक्नोलॉजी समझता हूं, पहले से एनवायरनमेंट को समझ रहा हूं, पहले से लॉ रेगुलेशन समझ रहा हूं और उसके हिसाब से मैं अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा हूं, इज कॉल्ड प्रोएक्टिव। रिएक्टिव ओके, जैसा एनवायरनमेंट हुआ मैंने चेंजेस कर दिए, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिव। अच्छा मेरे को बताओ आपको क्या लगता है, एनवायरनमेंट स्टेबल होगा या अनस्टेबल है, अनस्टेबल। एनवायरनमेंट स्टैटिक होगा या डायनामिक है, डायनामिक। एनवायरनमेंट में टर्बुलेंस होता है, टर्बुलेंस मतलब बार बार चेंज होने की क्षमता रखता है। अच्छा मेरे को बताओ ना, कस्टमर चॉइसेस कैसे सेम रहेगी यार, ओके एक पॉइंट ऑफ टाइम तक कस्टमर की चॉइसेस एक पॉइंट ऑफ टाइम तक चलती रहेगी, बाद में चेंजेस होती रहती है। इवन आपके इसमें देखो, आप कुछ खाने पीने की चीजें लो, कितना चेंजेस हो, आपको कपड़े पहनने की चीजें लो, आप थोड़ा सेम चीजें वैसे ही करते हो यार। ट्रेडिशनल क्लॉथिंग थोड़ा पहन रहे हो, ट्रेडिशनल जूते थोड़ा पहन रहे हैं, ट्रेडिशनल स्टाइलिंग थोड़ा कर रहे हैं, ट्रेडिशनल खाना थोड़ा खा रहे हैं। अच्छा ट्रेडिशनल कुछ आपने कर लिया तो नॉस्टैल्जिया हो जाता है, वो अलग इशू है, दैट इज अ सेपरेट एलिमेंट, पर उसके लिए तुम पूरे टाइम ट्रेडिशनल थोड़ा बैठोगे। अच्छा एक बूट कट जीन्स बनाई है किसी ने, बूट कट जीन्स मालूम है ना, नीचे वाले बेल बॉटम, ओके आपने एक ले ली, पहन ली, वो नहीं एक रहता हाँ भाई यार एक ट्रेडिशनल है, रोज नहीं पहन सकता भाई उसको, लेकिन पार्टी वार्टी में जाए कुछ रेट्रो करके कुछ वो थीम रहा, यू विल बी वेयरिंग दैट, पर उसकी वजह से सेल थोड़ा ना हो रहा है यार। तो आपको एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं, ओके टेक्नोलॉजी में चेंजेस होते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंजेस ला रही है। अच्छा फास्ट टैग, आई डोंट नो उसके पहले आपको मालूम था कि फास्ट टैग के पहले कैश में अपन देते थे टोल टैक्स, रोड रास्ते के टोल टैक्स कैसे देते थे, टैक्स देते थे, चिट्ठी लेते थे। अभी क्या आया, फास्ट टैग। अभी आप और 2 साल रुकिए, जीपीएस पे चला जाएगा सर, जीपीएस आपका एक टैग दिया जाएगा जो आपके बैंक से लिंक होगा,
और ये वो जो टोल पे जाओगे, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फास्टैग, जीपीएस एक ट्रैक है जैसा वैसा होगा, वो लगा दी जाएगा, गाड़ी अपने आप डिडक्ट करती जाएगी, सारे बैंक अकाउंट से कटते जाएगी। फास्टैग में भी क्या करना पड़ता है, अपने को रिचार्ज करना पड़ता है। आपका एक और एक अकाउंट बन गया ना, एक अकाउंट मैनेज करने का दिमाग में आ गया ना, पर जीपीएस में ये होगा। एंड आपको लग रहा होगा अरे क्या भारी टेक्नोलॉजी ला रही है अपनी इंडिया, अबे दुबई में ये सालों से है, 10 साल पहले 15 साल पहले से दुबई में ऑलरेडी है। दुबई में ये भी टेक्नोलॉजी है, ये तो ठीक है, ये तुम्हारा फास्टैग है। अभी पूना और मुंबई के रोड पे इफ यू ट्रैवल इट आउट, ओके, कैमरास लगे हुए हैं। दुबई में उस कैमरे में सेंसर है, अगर तू ओवर स्पीड मिला उसी टाइम कट जाएगा पैसा, तेरे इसमें बिल नहीं आएगा, तेरे बैंक अकाउंट से पैसा कट गया। दिस इज द टेक्नोलॉजी विच इज देयर इन दुबई, एंड प्रोबेबली बाय 2 या 3 ईयर डाउन द लाइन, ओके, वो टेक्नोलॉजी गडकरी जी लेके आ सकते हैं इधर, एंड ही इज प्लानिंग इट आउट। देखो अपने इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यू एंड मी शुड अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, पॉपुलेशन इट्स नॉट इजी टू मैनेज, वी थिंक सो। अब अगर ये सब चीजें रिप्लेस करते गए ना, तो पॉपुलेशन को काम क्या रहेगा। अपना आधा पॉपुलेशन टोल टैक्स पे काम करता है, आधा पॉपुलेशन जब मैं बोल रहा हूं आप समझ रहे हो, मतलब है 4 विंडोज रहेंगे, लेकिन एक विंडो पे 5-5 जन रहेंगे खड़े। जॉब अपॉर्चुनिटीज है भाई। ओके, अभी आप बोलोगे सर अक्षय कुमार आपका, मतलब मेरा फेवरेट हीरो अक्षय कुमार है, ओके, टेक्निकली, बट पिक्चर देखिएगा तो बहुत सारी फ्लॉप पिक्चर निकाल रहा है। ठीक है भाई, वट एवर फ्लॉप पिक्चर है, अरे अपॉर्चुनिटीज कितनी दे रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज। ओके, फ्लॉप नहीं, सर डायरेक्टर लोग का तो बिजनेस तो थप कर रहा है ना, प्रोड्यूसर लोग का, अरे वो ठीक है ना, वो उसका चॉइस है, तू क्यों टेंशन ले रहा है। लेकिन मेरे को बता, डोंट यू थिंक जॉब अपॉर्चुनिटीज आर क्रिएटेड, दिस इज बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। बट टेक्निकली ओके, अगर आज मैं फास्टैग के बिजनेस में घुसता हूं, आज आज मैं फास्टैग के बिजनेस में घुसता हूं कि मैं ये देख रहा हूं, मेरे को बताओ, डोंट यू थिंक इट इज अ वायबल ऑप्शन और नॉट ए वायबल ऑप्शन। वायबल बोल रहा हूं, वायबल है या नहीं है, वायबल है, ओके, इजी बिजनेस है, ओके, आराम से कर सकते हैं, फास्टैग के इसमें टाइप कर सकते हैं, लेकिन फिजिबिलिटी लॉन्ग टर्म नहीं है, 2 साल 4 साल मैक्स टू मैक्स, उसके ऊपर तो भाई यार कॉन्सेप्ट जीपीएस पे चला ही जाएगा, 4 साल 5 साल, 2030 ले, 2030 के ऊपर तो टेक्नोलॉजी इतनी अपडेट हो गई रे, एवरीबडी, आप खुद जान चुके हो कि फोन पे कैसे चेंज हो चुका है। तो देयर विल बी अ चेंज, एंड मैं आपको बता रहा हूं, मतलब दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो अगर अब मेरे को आप ये समझाइए, एनवायरमेंट में चेंज हुआ और मैंने अपने आप को चेंज किया, प्रोएक्टिव या रिएक्टिव, प्रोएक्टिव या रिएक्टिव, रिएक्टिव। ओके, एनवायरमेंट एनालिसिस करके मैंने डिसीजंस लिए, प्रोएक्टिव। एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज किया, दोनों में डिफरेंस देखो, एनवायरमेंट चेंज हुआ, मैं अपने आप को चेंज कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड रिएक्टिव। एनवायरमेंट चेंज होने रहेगा, ये प्लान करके मैंने एनालिसिस करके डिसीजन लिया, दिस इज कॉल्ड प्रोएक्टिव। तो मेरे को बताओ कंपनी कैसी होनी चाहिए, प्रोएक्टिव या रिएक्टिव। कंपनी की स्ट्रेटजीज कैसी होनी चाहिए, प्रोएक्टिव या रिएक्टिव। तो टेक्निकली आपको समझना पड़ेगा, इट शुड बी प्रोएक्टिव एज वेल एज रिएक्टिव। कैसे समझ में आ रहा है प्रोएक्टिव भी होनी चाहिए, रिएक्टिव भी होनी चाहिए, कैसे कैसे आपको समझ में आ रहा है प्रोएक्टिव भी होनी चाहिए, रिएक्टिव भी होनी चाहिए। हाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट शुड बी प्रोएक्टिव। अगर आप डेफिनेशन को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दोगे, डेफिनेशन पे ही ये हिडन है। जब मैं बोल रहा हूं ओके भाई साहब ये करो, एनालिसिस करो और उसके बाद स्ट्रेटजी बनाओ, इसका मतलब क्या है, ये क्या करने बोल रहे हैं, प्रोएक्टिव। लेकिन मैंने इधर एंड नहीं किया, मैंने बोला भाई करेक्टिव एक्शंस भी लो इवैल्यूएशन करके, इसका मतलब मैं क्या चाह रहा हूं, रिएक्टिव। तो मेरे को बताओ, अगर मैंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉलो किया, मैं प्रोएक्टिव रिएक्टिव दोनों के कॉन्टेक्स्ट बनेगा, लेकिन मेरे लिए मेनली मैं प्रोएक्टिव के ऊपर ज्यादा फोकस रहूंगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, एनालिसिस बेसिस काम कर रहा हूं। तो कभी भी मेरे ख्याल से एक लाइन, एक क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आ जाना चाहिए, ओके, जो आपको मालूम होना चाहिए, स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, प्रोएक्टिव होनी चाहिए या रिएक्टिव होनी चाहिए। तो एक आंसर आपका क्लियर कट है, ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एज वेल एज रिएक्टिव, ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एज वेल एज रिएक्टिव। आई होप ये पॉइंट झेप रहा है बड़ी, प्रोएक्टिव भी होना चाहिए, रिएक्टिव भी होना चाहिए, ब्लेंड होना चाहिए। तो मेरे को आप एक आंसर बताइए, ओके, इसके प्रोएक्टिव होनी चाहिए, रिएक्टिव होनी चाहिए, कैसे लिखोगे आंसर। अगर मैं बोला अच्छा आप मेरे को बताओ स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, प्रोएक्टिव या रिएक्टिव, दोनों होनी चाहिए, मतलब क्या होनी चाहिए, ब्लेंड। तो आंसर कैसे लिखोगे, सबसे पहले प्रोएक्टिव समझाओगे, फिर क्या समझाओगे, रिएक्टिव समझाओगे, फिर बाद में बोलोगे ये दोनों होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव रिएक्टिव। यही कॉन्सेप्ट होगा। प्रोएक्टिव में क्या लिखेंगे, प्रोएक्टिव में क्या लिखा जाएगा, प्रोएक्टिव में हम एनवायरमेंट का एनालिसिस करेंगे, हम टेक्नोलॉजी समझेंगे, हम एनवायरमेंट को समझेंगे, हम कस्टमर को समझेंगे, हम गवर्नमेंट पॉलिसीज को समझेंगे, एंड बेस्ड ऑन डिसीजन हमारी स्ट्रेटजी बनाएंगे, दिस इज कॉल्ड प्रोएक्टिवनेस।
ओके, बट रिएक्टिव में हम मसाला में लिखेंगे, कंटेंट में लिखेंगे रिएक्टिव, एनवायरमेंट चेंजेस, एनवायरमेंट इज नॉट स्टेबल, कस्टमर प्रेफरेंस में चेंज, गवर्नमेंट रेगुलेशन में चेंज, टेक्नोलॉजी में चेंज, टेक्नोलॉजी में गेट अपडेटेड, एंड बिकॉज ऑफ दिस चेंज कंपनी शुड एडजस्ट इट्स स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू द चेंजेस. दिस इज नथिंग बट ए रिएक्टिव स्ट्रैटेजी. Which strategy? Reactive. Company should have blend of proactive and reactive. I hope ये झेपा क्या? Okay, I hope ये अंडरस्टैंड हुआ सबको. अगर ये अंडरस्टैंड हुआ है, ओके, तो मेरे ख्याल से आई वांट यू टू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. एक बार मैं आपको बता देता हूं. ओके, एक बार ये क्वेश्चन देखते हैं अपन. 113 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी इसके 3 क्वेश्चन आंसर 3 हिस्से लिखने हैं. 1 मार्क का एक हिस्सा, 1 मार्क का एक हिस्सा और 3 मार्क का एक हिस्सा. ओके, और ये क्वेश्चन जैन 25 के पेपर का है. जैन 25 का क्वेश्चन 5 का, मतलब जो कंपलसरी पार्ट है, 5 का बी वाला हिस्सा. बी वाला हिस्सा क्या बोल रहा है? एक्रो लिमिटेड इज एन ई कॉमर्स कंपनी दैट स्पेशलाइज इन सेलिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स. Although company has been doing well, it still continues actively to strengthen its brand identity, launch creative and impactful marketing campaigns, and introduce new and innovative eco-friendly products. However, company has started facing increasing competition from large retailers who are entering eco-friendly phase. To face the competition, company quickly started to adapt to the changing market condition, analyze competitor strategy, adopt different style of marketing in response to competitors' action, and counteract competitors' pricing strategy. तो मेरे ख्याल से मोटा मोटी ऐसे ब्रीफ समझा. पहला, डिस्कस द स्ट्रैटेजिक अप्रोच टेकन बाय इको इन 2 डिफरेंट सिचुएशन टू स्टे कॉम्पिटिटिव. तो स्ट्रैटेजिक अप्रोच 2 सिचुएशन दी गई है, दोनों सिचुएशन में कौन सा स्ट्रैटेजिक अप्रोच यूज किया है इको इक्रो लिमिटेड ने. तो इक्रो लिमिटेड ने पहले इसमें क्या किया हुआ है? प्रोएक्टिव. प्रोएक्टिव क्यों था? क्योंकि ये लोग पूरा क्या कर रहे थे, सब ये अपना अपना बेस्ट कर रहे थे. और दूसरा उन्होंने क्या किया? रिएक्टिव. ठीक है, तो पहला आंसर आपके दिमाग में क्लोज होना चाहिए. आई होप ये क्लियर है. दूसरा पॉइंट, एक्सप्लेन द स्ट्रैटेजी दैट एक्रो लिमिटेड शुड अडॉप्ट इन फ्यूचर टू रिमेन कॉम्पिटिटिव एंड गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. तो उन्होंने कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए? कौन सी यूज करनी चाहिए? प्रोएक्टिव यूज करनी चाहिए, रिएक्टिव यूज करनी चाहिए? ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव. ओके, ये ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव रिएक्टिव, लेकिन इसका मसाला लिखना पड़ेगा. ओके, तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? पहले अप्रोच में, पहले इंस्टेंस में स्ट्रैटेजी कौन सी यूज की है? प्रोएक्टिव. दूसरे इंस्टेंस में रिएक्टिव. ओके, तो दोनों केस में आपको एक एक मार्क का कॉन्टेक्स्ट खत्म. पर एक्सप्लेन करिए, उसको अच्छे से रहना है, कॉम्पिटिटिव, रिमेन कॉम्पिटिटिव रहना है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना है, तो उसको कौन सा यूज करना पड़ेगा? शुड अडॉप्ट, स्ट्रैटेजी शुड अडॉप्ट. कौन सी स्ट्रैटेजी? एक्सप्लेन द स्ट्रैटेजी दैट इक्रो लिमिटेड शुड अडॉप्ट इन फ्यूचर टू रिमेन कॉम्पिटिटिव एंड गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. क्या करनी चाहिए? टू रिमेन कॉम्पिटिटिव एंड गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस. ओके, अडॉप्ट इन फ्यूचर टू रिमेन कॉम्पिटिटिव एंड गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. क्या करना चाहिए? ब्लेंड करना चाहिए, टेक्निकली ब्लेंड ही करना चाहिए. तो ब्लेंड का आंसर कैसे लिखोगे? अगर ब्लेंड का आंसर आपने डायरेक्टली प्रोएक्टिव रिएक्टिव ही लिख दिया, मसाला वही लिखा, अरे प्रोएक्टिव मतलब एनवायरमेंट में अपन ने एनालिसिस करना चाहिए, कस्टमर क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये करके लिखना चाहिए, और इतना लिखा. और रिएक्टिव खाली आपने लिखा, चेंजेस हुए एंड यू हैव बीन अडॉप्टिंग दैट, एंड देन यू शुड राइट कि भाई एक्रो लिमिटेड विल बी यूजिंग ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव रिएक्टिव. नॉट गुड, नॉट फेयर इनफ. Then how should you write? Okay, प्रोएक्टिव रिएक्टिव, जो अपन ने 1-2 लाइन का कॉन्सेप्ट देखा, वो अपन तो 1-2 लाइन लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ में ये लिखेंगे एक्रो लिमिटेड. ओके, एक्रो लिमिटेड, ओके, कंपनी इज डूइंग वेल, इट स्टिल एक्टिवली स्ट्रेंथन इट्स ब्रांड आइडेंटिटी, लॉन्च क्रिएटिव, इंपैक्टफुल एंड इंट्रोड्यूस न्यू एंड प्रोडक्ट में. ये इसको एम्फेसाइज करना होगा आपको आंसर के अंदर. मैं जो आपको बता रहा था, इंटीग्रेटिंग मतलब इंटीग्रेटिंग द आंसर आर डिफरेंट. इसको आंसर के अंदर आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, और ये किसमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा? प्रोएक्टिव में. ओके, एंड दूसरा सिनेरियो, ओके, दूसरे कॉन्सेप्ट में याद रखना इधर, टू फेस द कंपटीशन क्विकली. ओके, द कंपनी क्विकली, ये वाला आंसर किस में आ जाएगा? रिएक्टिव में. रिएक्टिव का कॉन्टेक्स्ट रखना चाहिए, रिएक्टिव का कॉन्टेक्स्ट रखना चाहिए. आत्मा झेपा. ओके, so ये आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. यानी रिएक्टिव जब लिखोगे तो वॉट एवर कंटेंट वी आर डिस्कसिंग इन द क्वेश्चन बैंक और बुक्स, जो अपन देख रहे हैं. अच्छा, या भी क्वेश्चन बुक में देखोगे, अगर अपन ये देखे बुक में देखोगे तो प्रोएक्टिव रिएक्टिव का मसाला किधर है? सबसे पहले ओके, अगर मैं देखूंगा 2 पार्ट में इसका मसाला है अपने बुक में. 1.2 पेज पे आओगे तो प्रोएक्टिव एक्शंस ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर टू इंप्रूव कंपनीज मार्केटिंग पोजीशन. अच्छा, पेज 1.2 पे ही सब लोग. ओके, पेज 1.2 पे आ जाइए एक बार. ओके, स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव, पार्टली रिएक्टिव. समझा क्या?
ठीक है, कंपनी स्ट्रेटजी इज टिपिकली ब्लेंड ऑफ proactive actions on the part of manager to improve company's market position and financial performance, reaction to unanticipated development and fresh market condition in dynamic business environment. मिला, 2-4 लाइन मिली. इसके नीचे वाला in other words company uses both proactive reactive strategy to cope up with uncertain business environment. Proactive is planned strategy whereas reactive is adaptive strategy. Okay, मिला इतना. इसके बाद ये डायग्राम छोड़ दो. ओके, ये वाला पॉइंट, ये वाला ये छोड़ दो, ये आगे और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है. ये मेन आंसर ये 2 हो गया, प्रोएक्टिव रिएक्टिव वाला. अब क्वेश्चन है, अगर मैं इतना ही लिख के आ जाऊँ एग्जाम में, ओके, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको किसके बारे में लिखना होगा, क्वेश्चन के बारे में. एंड क्वेश्चन के बारे में आपको क्या लिखना पड़ेगा, ओके, दैट एक्रो लिमिटेड प्रोएक्टिव कैसे, इसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा. ओके, और ये दोनों इनकॉर्पोरेट होंगे तो ही आपके ओके इस कॉन्सेप्ट का आंसर का लॉजिक बैठेगा. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. डाल दूंगा मैं. ओके, तो आई होप ये लॉजिक बैठा मालिक. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड विथ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव. ओके, तो आई होप दिस आप मतलब मेरे को जो समझाना था पहला पॉइंट इंस्टेंस, आई होप यू अंडरस्टूड कि आप अपन भले ही वट एवर वी डू फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, ओके, टेक्स्ट बुक से पूरा रट भी लेंगे, लेकिन एग्जैक्टली वही आंसर लिखेंगे तो मार्क्स पूरे मिलने की संभावना नहीं है. मार्क्स नहीं मिलेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता बड़ी. मार्क्स मिलेंगे ही. अरे यार 3 मार्क का क्वेश्चन था, 1 मार्क देगा ही देगा, वो और नहीं देगा ऐसा है ही नहीं. लेकिन जो मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो कम होती जाएगी, दैट फॉर श्योर. जब तक आप फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड जो कॉन्सेप्ट है अपने आंसर के, ये मिक्स नहीं करोगे तब तक नहीं हो पाएगा. और ये मैं आपको एक इंस्टेंस नहीं, मैं आपको हर चैप्टर के इसमें ऐसे 2-4 क्वेश्चंस बताते जाऊंगा जिसके अंदर आप देखो ऐसा इंस्टीट्यूट ने चेंजेस कर दिया. और ये चेंज इंस्टीट्यूट ने नहीं किया है, दिस चेंज हैज बीन डन बाय चैट जीपीटी. क्योंकि इसका आंसर तैयार करने वाला कौन है, चैट जीपीटी बनाता है. इंस्टीट्यूट का जो एग्जामिनर पर्सन है, पैनल होगा, ही विल बी चेकिंग द आंसर शीट मैच हो रहा है, बरोबर बैठ रहा है, लॉजिक है. आप इमेजिन करो अगर मैं एज ए एग्जामिनर पेपर प्रिपेयर करूंगा, ओके, तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन ड्राफ्ट किया, फिर आंसर तो इधर का उठा के इधर डालता था. पहले ऐसे ही होता था. May 24 में भी ऐसे ही था. May 24 का पेपर तो यही था. ये क्वेश्चन इधर का कट की कॉपी पेस्ट, ये आंसर. सितंबर से चीजें चेंज होने लगी बड़ी. एंड इन्होंने दिसंबर में, मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब दिसंबर में जब मैंने Jan 20 मतलब समथिंग अराउंड सितंबर अक्टूबर नवंबर में कुछ May 25 का मॉड्यूल आया, मैंने दिसंबर 24 में ये अपडेट किया था यूट्यूब पे कि भाई यार ये चेंज है, प्लीज अडेप्ट इट आउट फॉर Jan 25 ऑल्सो, कि भाई प्लीज मेक इट श्योर ये चेंज आप अडेप्ट कर रहे हो. अगर आप ये अडेप्ट नहीं करोगे, यू विल बी फेसिंग ए बिगेस्ट ट्रबल. एंड दिस इज वेयर, ओके, यू मे बी गेटिंग ए गुड मार्क्स, ओके, बट नॉट ए बेटर मार्क्स. गुड मार्क्स एंड बेटर मार्क्स में ये फर्क है. फिर क्या हो रहा है, एग्रीगेट नहीं हो रहा है. फिर क्या हो रहा है, टोटल में कहीं ना कहीं मार खा रहे हैं अपन. ओके, और देखो 40 निकलना ठीक है, देखो 36, 40 ये रेंज इज फेयर इनफ. 30, 40 मतलब 30 भी नहीं बोल सकता, लेकिन 30 प्लस जो भी रहेगा वो 40 के इसमें. थोड़ी सी और मेहनत करो सब्जेक्ट में, 40 तक लेके आओ. पर कोई तो एक सब्जेक्ट चाहिए ना जो तुम्हें टोटल पार करवाएगा. ओके, और वो सब्जेक्ट, थियरी सब्जेक्ट, आई नो इट मे हैपन, मेनी ऑफ देम दे से थियरी इज नॉट माय एरिया, थियरी इज नॉट माय बैग, थियरी इज नॉट माय कंसर्न. इट्स ओके, फेयर इनफ. आई एम नॉट डिस्कसिंग थियरी शुड बी योर कंसर्न, बट आई एम डिस्कसिंग टिल द एग्जामिनेशन इज नॉट क्लियर, थियरी इज योर एग्जामिनेशन. तो अपने को लिखते वक्त ये पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा. तो ये एजेंडा के साथ, ओके, आई होप ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया. और ये चीज अगर आप क्लियर हो गए हो तो आप मतलब आप समझ रहे हो कि बैच का आउटकम के, अपना आउटकम ये करना है, अपने को ये आउटकम सीखना है, ये बहुत जरूरी है जब तक. तो इसका मतलब आपको किस में से बाहर निकलना पड़ेगा. और मैं मेरी बात बता रहा हूं, मैं एग्जैक्टली 1 साल पहले पढ़ाता था, बहुत अलग था भाई. मैं एग्जैक्टली 1 साल पहले पढ़ाता था, मैं बहुत अलग था. मैं इसको रटने बोलता था, मैं इसको बोलता था ऐसा ही करो. May 25 पर पेपर में मैं ऐसे ही पढ़ाया हूं भाई. Feb 24 में मैं because this was a pattern. What was expectation? We are creating that expectation. We are fulfilling that expectation. That is what exactly we are creating. But right now this is not a pattern. आप ये अप्रोच से बाहर आओ कि मैं रट लूंगा और एग्जाम में जाके लिख लूंगा, नहीं होगा. आपको रटना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, कीवर्ड को करना पड़ेगा, उसके बाद उसको आंसर को मैच करना पड़ेगा, वो स्किल सेट बनाना पड़ेगा. हाँ, इसका इंटरप्रिटेशन तो ये नहीं है कि रटना ही नहीं है, हेड पॉइंट तो रटना ही है, हेड पॉइंट तो आपको आना ही चाहिए. और मसाले के कीवर्ड्स वो आपको फैक्ट टू फैक्ट बिठाने पड़ेंगे. ओके, तो ये मेरे ख्याल से स्ट्रेटजी कौन सी होनी चाहिए, ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एज रिएक्टिव. आई होप ये क्लियर पड़ी. ठीक है,
और एक कॉन्सेप्ट बिफोर स्टार्टिंग विद चैप्टर 1, ओके, अपन चैप्टर 1 वैसे ही कल चालू करेंगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट मैं आपको आज बता दूंगा। और एक कॉन्सेप्ट कौन सा है सर? और एक कॉन्सेप्ट है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। Be clear in this concept, levels of management. When I'm discussing about levels of management, okay, there are total 3 levels of management. Top, middle, lower नहीं। टॉप मिडल लोअर मैनेजमेंट अपने इसमें नहीं है। यहां पर स्ट्रैटेजीज में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब कौन? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। तो व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट? कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट, बिजनेस लेवल मैनेजमेंट एंड फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट, जिसको मैं एक डायग्रामेटिक व्यू या कॉन्सेप्ट व्यू में ऐसा बताऊंगा। टाटा ग्रुप, ओके, के चेयरमैन जो होगा वो होगा कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट। टाटा ग्रुप के अंदर, ओके, बंदे रहेंगे, 3 कंपनी लेते आप, टाटा मोटर्स लेते हो, टाटा स्टील लेते हो और टीसीएस लेते हो, टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज लेते हो। ओके, तो यहां पर जो बंदा बैठा हुआ है ये है कॉर्पोरेट लेवल। यहां पर जो बंदे बैठे हुए टाटा मोटर्स के पास या टाटा स्टील के पास या टाटा कंसल्टेंसी के पास, इनके हेड ये जो रहेंगे ये है बिजनेस लेवल मैनेजर्स। ओके, मेक इट श्योर ये भी बंदा सीईओ है, ये भी बंदा सीईओ जैसा ही बंदा है, ये भी सीईओ ही है, ये भी सीईओ ही है, पर लेकिन ये सीईओ कंपनी का नहीं है, ग्रुप का सीईओ है, ये कंपनी का सीईओ है। दिस इज सीईओ ऑफ टाटा मोटर्स, दिस इज सीईओ ऑफ टाटा ग्रुप्स। ये कॉर्पोरेट लेवल बोला जाता है, ये बिजनेस लेवल बोला जाता है। सर बिजनेस लेवल बोलो, ये एक नाम है जो अपना एग्जांपल है उसके साथ में। ओके, और एक इसको नाम और एक दे सकते हो, डिविजनल मैनेजर। क्या बोल सकते हैं? डिविजनल मैनेजर। और डिविजनल मैनेजर कैसे हो सकता है? एग्जांपल, ओके, एग्जांपल टाटा ग्रुप एक है, टाटा ग्रुप ने बोला नॉर्थ डिवीजन और साउथ डिवीजन। टाटा ग्रुप में जो बंदा बैठा हुआ है, टाटा ग्रुप में जो बंदा बैठा हुआ है, टाटा ग्रुप में जो बंदा बैठा हुआ है, दिस इज नथिंग बट अ कॉर्पोरेट लेवल। नॉर्थ डिवीजन का जो हेड रहेगा वो होगा बिजनेस लेवल मैनेजर, जिसको डिविजनल मैनेजर भी बोला जाता है। तो डिविजनल मैनेजर या बिजनेस लेवल मैनेजर नाम इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, लेकिन please make it sure these are not experts in any of the specific area. These are called general managers also, GM. ओके, इसको भी आप GM, ये भी बंदा GM ही है, ये भी बंदा GM है, जनरल मैनेजर, बिकॉज दे आर नॉट एक्सपर्टाइज इन स्पेसिफिक एरिया। ये बंदा स्पेसिफिक एरिया में एक्सपर्टाइज नहीं है। तो सर फिर स्पेसिफिक एरिया के एक्सपर्टाइज वाले बंदे कौन है? टाटा मोटर्स में नाउ अंडरस्टैंड देयर विल बी, ओके, वन इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वन इज HR डिपार्टमेंट, वन इज अकाउंट्स डिपार्टमेंट। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक बंदा बैठा हुआ है, HR में एक बंदा बैठा हुआ है, अकाउंट्स में एक बंदा बैठा हुआ है। ओके, ये लोग होते हैं फंक्शनल मैनेजर। ओके, ये जो है प्रोडक्शन हेड, ये HR हेड, अकाउंट्स हेड, दीज आर नथिंग बट फंक्शनल मैनेजर। सर प्रोडक्शन हेड मतलब कौन सा स्पेशलिस्ट है? ये जनरल मैनेजर स्पेशलिस्ट है या प्रोडक्शन का स्पेशलिस्ट है? प्रोडक्शन का। अकाउंट्स हेड किसका स्पेशलिस्ट है? अकाउंट्स। ये सीए होगा, अकाउंट्स का हेड सीए होगा। ओके, एचआर स्पेशलिस्ट है। ये लोग स्पेसिफिक एरिया के स्पेशलिस्ट है, ये स्पेशलिस्ट है, इसलिए इनको नाम दिया जाता है फंक्शनल मैनेजर और फंक्शनल लेवल स्पेशलिस्ट। दे कैन बी टर्म्ड एज फंक्शनल मैनेजर और फंक्शनल लेवल स्पेशलिस्ट। ये नाम उनके रहते हैं, फंक्शनल लेवल मैनेजर, फंक्शनल लेवल स्पेशलिस्ट। आई होप ये झेपा बड़ी। ओके, तो मेरे को बताओ, अगर मैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बात करता हूं तो इधर कितने मैनेजमेंट होंगे? 3, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट जो रहेगा, ही विल बी द मैनेजर फॉर विच लेवल? ओके, ग्रुप लेवल। बिजनेस लेवल मैनेजर होगा वो स्पेसिफिक बिजनेस के लिए हेड रहेगा, और फंक्शनल लेवल मैनेजर होगा वो एरिया का फंक्शनल लेवल मैनेजर होगा। ओके, तो मेरे को बताओ, ओके भाई, टाटा मोटर्स should amalgamate with Tata Motors should amalgamate with another Jaguar Motors, फोर्ड का मोटर का आया था ना, जैगुआर मर्ज किया ना, फोर्ड मोटर अपने टाटा में मर्ज हुआ, ये कौन डिसीजन लेगा? टाटा का सीईओ या टाटा ग्रुप का सीईओ? टाटा मोटर्स का सीईओ या टाटा ग्रुप का सीईओ? ग्रुप का सीईओ। ये कॉर्पोरेट लेवल डिसीजंस है। मर्जर्स हो गए, एक्विजिशंस हो गए, मर्जर्स, एक्विजिशंस, ओके, एक्सपांशन, रिट्रेंचमेंट, ये बंद करते, चलो टाटा मोटर्स बंद कर देते हैं, अभी बंद कर देते हैं, ये कौन डिसाइड करेगा? टाटा ग्रुप। इसलिए ये कौन सा डिसीजंस होते हैं? कॉर्पोरेट लेवल डिसीजंस होते हैं। कौन सा डिसीजन बेटा? कॉर्पोरेट लेवल डिसीजंस। ओके, टाटा मोटर्स जो डिसीजन लेगा वो होगा बिजनेस लेवल डिसीजंस। कौन सा डिसीजन? बिजनेस लेवल। तो सर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज और बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज, ओके, ये अपना सिलेबस कवर करता है, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज अपने सिलेबस में नहीं है।
अपने सिलेबस में सिर्फ 2 ही स्टडीज है, कॉर्पोरेट लेवल स्टडीज एंड बिजनेस लेवल स्टडीज। कॉर्पोरेट लेवल स्टडीज इज बेसिकली दिस वन, ये कॉर्पोरेट लेवल स्टडीज है जिसके अंदर हम 4 स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। और बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी ओके इस चैप्टर में कवर करेंगे। ओके बिजनेस, बिकॉज अपने इंटरनल स्ट्रेंथ के हिसाब से वो स्ट्रैटेजी डिसाइड करेंगे, जिसके अंदर 3 स्ट्रैटेजी मेनली होती है। ओके एक होता है कॉस्ट लीडरशिप, एक होता है डिफरेंशिएशन और एक होता है फोकस। कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस। कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये 3 स्ट्रैटेजी। तो मेरा क्वेश्चन है, मेरे को बताओ इधर जो कॉर्पोरेट लेवल है ये कितनी स्ट्रैटेजी यूज कर सकता है? 4, स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। इधर जो बैठे हुए, इधर 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 इधर, ये जो बैठे हुए हैं ये कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करेंगे? 3 में से कोई भी, कॉस्ट लीडर, डिफरेंशिएशन, फोकस। कॉस्ट लीडर, डिफरेंशिएशन, फोकस। इज दैट पॉइंट क्लियर? और जो इधर बैठे हुए हैं सर, ये स्ट्रैटेजी क्या होगी? इनके एरिया की स्ट्रैटेजी होगी। अकाउंट्स वाला सोचेगा पैसा कहां से लाने का, पैसा कैसे खर्च करने का, बजट क्या होगा, परफॉर्मेंस क्या होगा, ये सारा चीज जो करने का होगा वो किसका काम होगा? अकाउंट्स वाले का। प्रोडक्शन वाला होगा, प्रोडक्शन सप्लाई चेन कैसे मैनेज करे, इन्वेंट्री कैसे मैनेज करे, ये इन्वेंट्री, ये इसकी स्ट्रेटजी होगी। पर ये अपने सिलेबस में नहीं है। अपने सिलेबस में स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज नहीं है, नीश स्ट्रेटजी नहीं है। नीश मतलब स्पेसिफिक एरिया की स्ट्रेटजी नहीं है। अपना सिलेबस सिर्फ और सिर्फ 2 स्ट्रेटजी डिस्कस करता है। कौन सी? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल। तो सर एक बार समरी बता दीजिए मैंने क्या क्या आपको अपडेट किया। सबसे पहले मैंने आपको एसएम का डेफिनेशन अपडेट कर दिया। स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए मैंने ये बता दिया। ओके प्रोएक्टिव भी हो सकती है, रिएक्टिव भी हो सकती है। और थर्ड मैंने बताया कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिसीजंस लेते हैं। तो कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन लेते हैं? 3, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। ये तीनों डिसीजन लेते हैं। ओके मैंने जब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के स्टेजेस बताए तो मैंने आपके साथ 5 स्टेजेस डिस्कस किए। 5 स्टेजेस कौन से थे? सबसे पहला था विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स बनाइए। सेकंड ओके क्या करने का? एनालिसिस। थर्ड क्या करने का? स्ट्रैटेजी बनाने का, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने का, इवैल्यूएट एंड करेक्टिव एक्शंस। इज दैट पॉइंट क्लियर? जब मैं ये पांचों करूंगा, जब मैं पांचों करूंगा तो ये 5 कैसे चैप्टर्स में डिवाइड हुए ये मैंने आपको अपडेट कर दिया है। आपको ऑलरेडी एक चीज आपको समझ में आ चुकी होगी, और जिसने ऑलरेडी एग्जाम दिया होगा उसको ऑलरेडी पता होगा ये सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है, सबसे लेंदी चैप्टर है, याद आने में टाइम लगता है। तो ये चैप्टर पे आपको ज़्यादा खास एम्फसाइज करना होगा, ज़्यादा अपन इस पे एम्फसाइज करेंगे। इसका मतलब इस पे एम्फसाइज नहीं करेंगे ऐसा नहीं है। ओके लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम कंजम्पशन इस पे रहेगा। इसको थोड़ा सा रिलेटिवली अपन स्लोअर ही रखेंगे। स्लोअर मतलब टू अंडरस्टैंड एंड टेक केयर ऑफ एवरी एलिमेंट। ये वाला चैप्टर, ये चैप्टर इजी है। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ओके कंफ्यूजन हो सकता है क्वेश्चन क्रैक करने में। तो ये क्वेश्चन क्रैक करने वाला ही पॉइंट आ जाता है, बाकी और कुछ नहीं। ये दोनों अपने अपने लेवल के कॉन्सेप्ट है, अपने अपने लेवल के पॉइंट है। इसमें से स्पेसिफिक आंसर्स इजी टू आइडेंटिफाइड है, और ये तो चोमू कॉन्सेप्ट है। इधर रटना ही आपके लिए ऑप्शन है। आपका उद्देश्य इस चैप्टर में, इस चैप्टर के अब लक्ष्य एक ही है, रटो। यानी कल जब अपन चैप्टर 1 चालू करेंगे अपने को रटना क्या होगा? सबसे पहले एसएम का अच्छा एसएम का डेफिनेशन अपन ने कवर कर लिया है, लेकिन एसएम के बेनिफिट्स क्या होंगे, एसएम के लिमिटेशंस क्या होंगे, एसएम के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। उसके बाद एक स्ट्रैटेजिक इंटेंट करके कॉन्सेप्ट होगा। स्ट्रैटेजिक इंटेंट का कॉन्सेप्ट क्या होगा? स्ट्रैटेजिक इंटेंट में अगर आपको याद होगा ओके विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज वाले कॉन्सेप्ट में अपन डिस्कस करेंगे। और उसमें विजन के कुछ क्वेश्चन होंगे, मिशन के कुछ क्वेश्चन होंगे, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन होंगे, वो अपने को ध्यान रखने होंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन होगा जो अपने अभी डिस्कस किया, रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, रोल ऑफ बिजनेस लेवल मैनेजर, रोल ऑफ फंक्शनल लेवल मैनेजर। तो कल वाले इसमें अपन चैप्टर 1 शुरुआत करेंगे, चैप्टर 1 की कहानी को स्टार्ट करेंगे, जिसमें से डेफिनेटली पहला पेज पांचट है। पहला पेज मैनेजमेंट के डेफिनेशन के ऊपर है। ओके ये मैनेजमेंट का डेफिनेशन किस एंगल से लिया गया है। दूसरा पेज स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन के ऊपर है, थोड़े से डेफिनेशन ही है, एक बार रीड करके क्लोज कर देंगे। इसके ऊपर ज्यादा पंचायती नहीं करेंगे, ना इसको ध्यान रखने के लिए टाइम पास है। इसके बाद स्ट्रैटेजी, प्रोएक्टिव, रिएक्टिव। इसके बाद जो भी पॉइंट अपन देखेंगे वो एमसीक्यू के लिए देखेंगे, और यहाँ से मेन कंटेंट चालू होगा पेज नंबर 1.4 से, थियोरेटिकल क्वेश्चन। तो अपन पेज पॉइंट 1.4 से जब चालू करेंगे तो कल ये खत्म होगा, इंटेंट खत्म होगा, विजन और मिशन। मेरे ख्याल से विजन मिशन के कहीं पर बीच में अपन रोकेंगे, और उसके बाद एक आधे पौने घंटे का बचेगा जो डे आफ्टर टुमारो अपन क्लोज करेंगे। एंड साथ में नेक्स्ट चैप्टर, इसके बाद वाला चैप्टर ओके अपन जो क्लोज कर देंगे वो चैप्टर वी कैन गो विथ एनी सीक्वेंस, देयर इज नो पर्टिकुलर सीक्वेंस, बिकॉज ये अपन फ्लो में कर रहे हैं अपना अपना। तो ये फ्लो में अपन जाएंगे तो कोई भी सीक्वेंस से कर सकते हैं, सीक्वेंस का कोई इशू नहीं है। तो अगर आप स्पेसिफिक सीक्वेंस आपके हिसाब से चाहिए कि आपको ये पहले चैप्टर करना है तो वो कर लेंगे। ओके या तो आप बोलोगे तो एक सीक्वेंस चली जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 करेंगे, 1 2 3 4 5 करेंगे। जैसे आप बोलोगे या आपको लगता है नहीं नहीं भाई ये चैप्टर पहले करना है, जो भी करना है मैं लिंक कर दूंगा, क्योंकि लिंक तो मेरे को आ जा, मतलब ये मैंने बता दिया, इसको लिंक कैसे करना है वो मेरा काम रहेगा। तो अगर आपका कोई इंडिविजुअल जो बैठ रहे लेक्चर का कोई स्पेसिफिक चैप्टर रहेगा तो आप बता देना। अगर कोई बोल रहा है भाई चैप्टर 5 पहले करना है, कर सकते हैं। ओके और या तो किसी भी फॉर्मेट में करना है वो क्लोज कर सकते हैं बड़ी।
क्लियर बड़ी? आई होप ये क्लियर है, ठीक है। तो टेक केयर, सी यू टुमारो, असला वेस्ता।